जी स्टूडेंट्स, तो क्या पढ़ना चाहोगे HTML के बाद? क्योंकि आज की क्लास में इंशाल्लाह HTML जो है ना वो पूरी हो जाएगी आप लोगों की कंप्लीट। ठीक है, एक टॉपिक रह गया हमारा एंड का। इसके भी कॉन्सेप्ट्स मैंने आप लोगों को ऑलरेडी पढ़ाए हुए हैं। जी बताएं। सोचें क्या पढ़ना चाह रहे हैं आप लोग, जब तक मैं फ़ाइल खोल लेता हूँ अपने पास। हाँ खोल लो खोल लो, यहाँ से खुल जाएगा। लाइट बंद कर दूँ? अच्छा एक सेकंड को कर लोगे? चलो ठीक है। यार एक स्विच यहाँ पर है इसका, और बाकी जो पीछे की लाइट्स हैं वो पीछे से बंद हो जाएंगी। तो स्टूडेंट्स आप लोगों ने जवाब नहीं दिया कि क्या पढ़ना चाह रहे हैं आप लोग। चलें फिर मैं अपने हिसाब से लेके चलता हूँ ठीक है। तो अच्छा, मुझे बताओ कि यार कुछ पढ़ा है पहले आप लोगों ने इस पूरे वीक में, ताकि मैं उस हिसाब से फिर लेके चलूँ आज की क्लास को। जी फुरकान आप बताएं, आपने पूरे वीक में कुछ पढ़ा, कुछ प्रैक्टिस वगैरह करी? जी हरीशा आप बताएं। देखो यार, प्रैक्टिस नहीं करोगे ना तो मज़ा नहीं आएगा पढ़ने में, ऐसे चलेगा नहीं वैसे काम। भूल जाओगे सारी चीज़ें। अभी मैं कुछ भी पूछ लूँगा तो आप लोग बता ही नहीं पाओगे कुछ भी। असाइनमेंट्स भी मैं देख रहा था आप लोगों के, तो उसमें से कुछ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने बिल्कुल ठीक असाइनमेंट्स करे हैं, और कुछ हैं जिन्होंने मतलब करे ही नहीं है बिल्कुल। अच्छा, आप लोगों को मैंने इनवाइट सेंड की थी, आप लोग दोनों में से किसी ने इनवाइट एक्सेप्ट नहीं करी ईमेल पे। क्लासरूम पे आप लोग ज्वाइन हुए हो? आप हुए हो ज्वाइन? मैंने आपको भी शायद इनवाइट सेंड की थी, चेक करो ईमेल पे। तो दूसरी ईमेल मुझे दे देना, मैं उस पर इनवाइट दोबारा सेंड कर दूंगा, ताकि दोनों अलग अलग जो है ना ज्वाइन कर लो, ठीक है। और आपके मेरे ख्याल में असाइनमेंट्स नहीं आ रहे। भाई बहाना नहीं चलेगा, पेज लो, पेपर लो, पेन लो, उस पर कोड लिखो, इसी तरीके से प्रैक्टिस होगी। अच्छा तो चलो आज ही ना क्लास स्टार्ट करते हैं फिर। तो आज की क्लास में हम जो टॉपिक्स कवर करेंगे उनमें हम कवर करेंगे एक्स्ट्रा मार्कअप्स। अब मार्कअप्स क्या है देखो, मार्कअप्स जो है ना, अभी इसके बारे में अगर हम यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आए तो इन्होंने मार्कअप्स वगैरह के बारे में क्या बताया हुआ है, ठीक है। मैं थोड़ा सा स्क्रॉल लेता हूँ नीचे। अब देखो डॉग टाइप, इसके बारे में मैंने सबसे पहली क्लास में बताया था जब हम अपना HTML स्टार्ट कर रहे थे। कोई मुझे बता सकता है कि ये डॉग टाइप क्या चीज़ है? सही है, आपने कहा कि भाई हम सबसे टॉप पे इसको डिफाइन करते हैं, ठीक है, लेकिन इसको करते क्यों डिफाइन, इस सिर्फ डॉग टाइप ही क्यों लिखते हैं? नहीं, नंबर वन रैंकिंग देखो, रैंकिंग तो मेटा डेस्क से आती है ना। ये तो डॉग टाइप है। जी स्टूडेंट्स आप लोग बताएं, अरीशा, फुरकान आप लोग बताएं, ये जो डॉग टाइप है, लाइक यहाँ पे जो इन्होंने लिखा हुआ है डॉग टाइप, ये हम क्यों लगाते हैं HTML के अंदर? अब अगर आप लोगों ने नोट्स वगैरह बनाए होंगे तो उसमें आप लोगों ने लिखा होगा होपफुली। याद आ रहा है किसी को? देखो मैंने क्लास में बताया था कि हमारे पास कितनी टाइप्स की HTML होती हैं, 5 टाइप्स की होती हैं। अभी जो बिल्कुल लेटेस्ट मार्केट में चल रही है वो है HTML5, ठीक है। इससे पहले वाली जो थी वो थी HTML4। तो जब हम HTML4 लिखते थे तो उसमें बहुत लेंदी होता था हमारे पास कोड, यानी ये डॉग टाइप जो हम यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं, एक बहुत लेंदी होता था हमारे पास कोड, बहुत लंबा, तो हमें वो पूरा लिखना पड़ता था। लेकिन जब हमारे पास HTML5 आई तो इन्होंने इसको बिल्कुल ही शॉर्ट करके डॉग टाइप HTML में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। अब जब भी ये लिखा हुआ आएगा इट मीन्स कि जो आपका पूरा कोड है वो अब लिखा हुआ है HTML5 के फॉर्मेट में, ठीक है। यानी कि ये HTML5 की, इसे आप कह लो कि रिप्रेजेंटेशन भी है, और कोड लिखते हुए आप ब्राउज़र को बता भी रहे हो कि अब मैं जो कोड लिखने जा रहा हूँ वो HTML5 के अंदर है, ठीक है। सिंपल सी बात है। अच्छा, अब अगर हम थोड़ा सा नीचे आए तो कमेंट्स करने का तरीका पता है ना आप लोगों को। अब मैं अगर अपने ब्राउज़र के ऊपर आऊँ और यहाँ पे मैं थोड़ा सा कोडिंग करके आप लोगों को दिखाऊँ, तो सबसे पहले मैं बना लेता हूँ यहाँ पर एक फ़ाइल। अच्छा, कोई मुझे बता सकता है कि हम इंडेक्स क्यों नाम ले रखते हैं अक्षरों का?
जी, लेट से मैंने यहाँ पर एक H1 रखा है और H1 में मैंने यहाँ पे लिख दिया हेलो वर्ल्ड। ठीक है, अब मैं करना चाह रहा हूँ इसको कमेंट, तो मैं कैसे करूँगा मुझे बताओ। जी स्टूडेंट्स, आप लोगों का रिस्पांस नहीं आ रहा, अरीशा और फुरकान। देखो अरीशा, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर ना बहुत सारी लैंग्वेजेस आती हैं, लाइक जावा स्क्रिप्ट हो गई, आपकी पाइथन हो गई। बेसिकली जो आपकी HTML है ना, ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, इसे हम बोलते हैं मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, तो अब कोई भी अगर आपसे पूछेगा ना कि यार मतलब HTML कौन सी लैंग्वेज है, तो आप लोग ये नहीं बोलोगे कि यार ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ये एक मार्कअप लैंग्वेज है जो कि आपके ब्राउजर से कम्युनिकेट कर रही है आपकी जितने भी जो कंटेंट है उससे रिलेटेड। ठीक है, अब आपकी बात यहाँ पे अगर मैं थोड़े से करेक्ट करूँ तो इसमें आपको ये बोलना है, अगर कोई भी आपसे इंटरव्यू में पूछ ले कि भाई हम डॉग टाइप जो छोटा सा हम लिखते हैं वो क्यों डिफाइन करते हैं, तो आपने उसको बताना है कि जब HTML5 आई तो उसमें इन्होंने बहुत आसान कर दिया कि उन्होंने डॉग टाइप स्मॉल में करके हमें वहाँ पे बता दिया कि अब भी हम वो डिफाइन करेंगे, इट मीन्स कि हम HTML5 में अब वर्किंग कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा फुरकान, आपने कंट्रोल के जो है ना वो गलत बताया, कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश क्या करोगे, कंट्रोल प्लस फॉरवर्ड स्लैश। अब मैं यहाँ पे अगर लिख दूँ कंट्रोल और साथ में आप यहाँ पे लगाओगे फॉरवर्ड स्लैश, ठीक है, तो फिर आप जो है अपने पास जो कमेंट्स हैं उनको कर सकते हो। ठीक है, कमेंट्स का फ़ायदा क्या होता है, क्यों मुझे बता सकता है, या हम कमेंट्स करते क्यों हैं, हमें क्यों ज़रूरत पड़ती है कमेंट्स करने की, कोई बता सकता है मुझे। ये भी मैंने क्लास के स्टार्टिंग में या बीच में मैंने बताई थी ये वाली बात। जी स्टूडेंट्स, फुरकान, अरीशा, आप लोगों में से कोई बता सकता है। देखो अगर मैं कमेंट्स की बात करूँ ना, तो कमेंट्स बेसिकली इस्तेमाल करता है डेवलपर, यानी कि आप लोग एज अ प्रोग्रामर, कि आप लोग अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए कोई चीज़ अगर लिखना चाह रहे हो, मिसाल के तौर पे आपने एक कोड लिखा और आप चाह रहे हो कि यार इस कोड के साथ मैं साइड में, जैसे आप लोग जब अक्सर औकात नोट्स बना रहे होते हो तो वहाँ पे साइड में आप नोट करके लिख देते हो कि यार ये चीज़ यहाँ पे फॉर एग्जांपल कुछ भी आप लिख देते हो तो उससे आपको याद आ जाता है कि यार ये चीज़ मैंने यहाँ पे किस पर्पज़ के लिए लिखी थी। तो इसी तरीके से प्रोग्रामिंग जब हम कर रहे होते हैं या हम जब यहाँ पे कोडिंग कर रहे होते हैं तो वहाँ पे कमेंट्स हमारा यही काम कर रही होती है कि वहाँ पे हमें अपने आप को समझाने की आसानी होती है। लाइक अगर हम मिसाल के तौर पे पूरे पेज में बहुत सारा हमने वहाँ पे कोड लिखा हुआ है, ठीक है ना, और हमें पता नहीं लग रहा कि यार कौन सा सेक्शन कहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, तो वहाँ पर हम कमेंट्स के थ्रू अलग अलग करके सेपरेशन कर सकते हैं कि यार यहाँ से हमारा स्टार्ट हो रहा है लेट से हेडिंग का पार्ट, उसके बाद हमने स्टार्ट कर दिया लेट से फुटर का पार्ट। तो ये चीज़ काम आती है। अच्छा ये जो कमेंट्स है ना, ये बेसिकली आपका ब्राउजर रीड नहीं करेगा, ये सिर्फ आप एज अ डेवलपर इसको रीड कर सकते हो जब भी आप अपने कोड को देखोगे। ठीक है ना, ठीक है। अच्छा अब इन्होंने ने भी सही बात करी फातिमा ने कि टू एक्सप्लेन द कोड। अब आप एक्सप्लेनेशन भी दे सकते हो अपनी कोड की कि यार मतलब मैंने जो कोड यहाँ पे लिखा है ये किस पर्पज़ के लिए, या XYZ कुछ भी आप लिख सकते हो। ठीक है, अच्छा ये तो हो गई हमारे पास यहाँ पर बात कमेंट्स की। अगर हम थोड़ा सा और आगे की साइड पे आएँ तो यहाँ पर ये कह रहा है कि यार आईडी एट्रीब्यूट्स, तो मुझे बता सकता है कोई कि यार ये आईडी एट्रीब्यूट्स क्या है और आईडी का मतलब क्यों इस्तेमाल करते हैं हम अपने कोड के अंदर, क्या ज़रूरत पड़ी हमें आईडी लगाने की, कोई भी बता सकता है मुझे। हालांकि ये चीज़ें हमने बहुत डिटेल में अभी लास्ट क्लास में भी डिस्कस करी थी। अच्छा तो रिस्पॉन्स आया है मेरे पास, टू गिव अ यूनिक नेम, आईडी यूनिक नेम के लिए होता है। ठीक है, फुरकान और अरीशा दोनों ने बिल्कुल सही जवाब दिया है कि आईडी जो है हम इस्तेमाल करते हैं बेसिकली किसी भी टैग को एक यूनिक नेम देने के लिए। समझ रहे हो बात को। तो लेट से अगर मैं यहाँ पे पैराग्राफ लिख रहा हूँ, बेसिकली पैराग्राफ के लिए इस्तेमाल होता है कौन सा टैग, पी का टैग। ठीक है, और हेडिंग के लिए इस्तेमाल होता है H1 का टैग। और कितनी तरह की हेडिंग्स होती हैं अगर मैं पूछूँ, 6 तरह की हेडिंग्स होती हैं। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे आईडी लिखता हूँ तो आईडी का काम क्या है कि एक यूनिक नेम इस पर्टिकुलर टैग को ये डिफाइन कर देगा। ठीक है, लेट से यहाँ पे पैरा करके एक शॉर्ट नेम इसको दे देता हूँ। तो अब चूंकि मैंने आईडी दी हुई है तो मैं सेम नेम से कहीं और ये नाम नहीं दे सकता। अच्छा अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ कि अगर मैं सेम आईडी सेम नेम के साथ मल्टीपल जगहों पे यूज़ करूँगा तो मेरा कोड रन करेगा कि नहीं करेगा, मुझे ये बताओ। मतलब अगर लेट से मैंने आईडी यहाँ पे दी लेट से पैरा, ठीक है, अब मैं यहाँ पर आ रहा हूँ, लेट से मैंने यहाँ पर लिख दिया H1, ठीक है, और इसमें भी मैं वही लिख रहा हूँ हेलो वर्ल्ड, और इसको मैं आईडी दे रहा हूँ लेट से दोबारा मैंने दे दिया इसको पैरा। ठीक है, बेसिकली आईडी हम इस्तेमाल करते हैं एक नेम देने के लिए और उस नेम के थ्रू हम उस पर करते हैं स्टाइलिंग। तो जब मैं स्टाइलिंग करूँगा, लेट से मैं यहाँ पे एक स्टाइल की शीट बना लेता हूँ,
ठीक है। और स्टाइल के अंदर मैं यहाँ पे मैंने बताया था कि जब हम स्टाइलिंग करेंगे तो हमारे पास अगर आईडी है तो हम क्या यूज़ करेंगे इसके लिए, हैश का यूज़ करेंगे, ठीक है। अच्छा, हैश के साथ मुझे उसका नाम देना पड़ेगा, ऐसे ही वही, वरना ये वर्क नहीं करेगा, ठीक है। लेट से हैश पैरा, यानी कि अब मैं पैरा के ऊपर करने जा रहा हूँ स्टाइलिंग। अच्छा, अभी मैं सबसे पहले इसको कर लेता हूँ ओपन विद लाइव सर्वर, ताकि आप लोग जो है ना, जो भी हम यहाँ पे कोड लिख रहे हैं वो आप लोगों को रन टाइम पे नज़र आता रहे। अच्छा, ठीक है। फातिमा, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है। एट्रीब्यूट का मतलब ये होता है कि जैसे एट्रीब्यूट है आपके पास, अब जैसे ये आईडी लिखा हुआ है तो ये क्या है, एट्रीब्यूट इक्वल्स टू के बाद जो भी चीज़ है वो उसकी क्या है, वैल्यू। ये सारी बातें मैंने इन डेप्थ आप लोगों को बताई थी, आप लोग पता नहीं कहाँ हो रहे हैं, लग रहा है मुझे ऐसा। कोई जवाब ही नहीं दे रहा यार, मैं इसलिए बोल रहा था, देखो पढ़ के आओगे ना तो कॉन्सेप्ट क्लियर रहते तो पढ़ने में मज़ा भी आता है। जब मैं सवाल करूंगा आप लोग जवाब दे रहे होगे तो आप लोगों को भी मज़ा आएगा, मुझे भी पढ़ाने में अच्छा लगेगा कि यार चलो स्टूडेंट जो है वो जवाब दे रहे हैं। तो देखो यहाँ पे हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ आ गया, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर पैराग्राफ के अंदर मैंने कुछ लिखा नहीं है। लेट से मैं डमी टेक्स्ट ले लेता हूँ लॉरेम 10 वर्ड्स का। अच्छा, अब मैंने क्या किया है, देखो मैंने दोनों को सेम नेम दे दिया, पैरा पैरा का। अब एक सवाल है, लेट से आप गए किसी जगह पे इंटरव्यू देने के लिए, वहाँ पे एक एमसीक्यूज की फॉर्म में आपको एक दे दिया असाइनमेंट। अब वहाँ पे एक सवाल लिखा हुआ आ गया कि अगर हम आईडी दो टैग्स के अंदर सेम नेम के साथ यूज़ कर रहे हैं तो जब हम स्टाइलिंग करेंगे तो वहाँ पर हमारी स्टाइल शीट या स्टाइल टैग उनको रीड करेगा या हमें एरर थ्रो करेगा। अपनी थिंकिंग से मुझे बताओ। हालांकि ये बात मैं ऐसे नहीं पूछ रहा कि मैंने बताई नहीं है, ये मैंने बताई है, सही है। तो मुझे बताओ कि ये क्या थ्रो करेगा, एरर थ्रो करेगा या ये रीड करेगा। देखो एक जवाब होता है हाँ, एक होता है ना, और अगर नहीं पता तो बता दो भाई नहीं पता। रीड करेगा, अच्छा आपका जवाब है कि रीड करेगा। अच्छा, और अरीशा आपका क्या ख्याल है इस बारे में, और फुरकान? अच्छा, अरीशा ने कहा है कि रीड नहीं करेगा और फुरकान ने कहा है कि रीड कर लेगा शायद। देखो शायद वायद नहीं होता, कॉन्फिडेंट रहो अपने ऊपर, ठीक है ना। एक जवाब दो लेकिन कॉन्फिडेंट रहो, भले से गलत दो, कर लेगा। अच्छा, तो अब हम चेक करते हैं कि ये करेगा कि नहीं करेगा, ठीक है। अब इससे आप लोगों के डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। लेट से मैं देना चाह रहा हूँ इस पर बैकग्राउंड कलर, ठीक है। बैकग्राउंड कलर के लिए हमारे प्रॉपर्टी इस्तेमाल होती है बैकग्राउंड कलर, सिंपल हम बैकग्राउंड कलर लिखते हैं और यहाँ पे कोई सा भी कलर ले लेते हैं और इसको करवाते हैं सेव, और अपने आते हैं ब्राउज़र के ऊपर। अच्छा, एक और जवाब हमारे पास आया है, बिकॉज इफ़ वी वॉन्ट टू गिव सिमिलर नेम्स वी कैन यूज़ क्लास एट्रीब्यूट। ठीक है, आपकी बात सही है ऋषा कि अगर हमें सेम नेम्स मल्टीपल जगहों पे इस्तेमाल करने तो वहाँ पर हम क्लास का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब देखो इससे क्या बात आपको पता लगी, देखो रीड कर रहा है ये, ठीक है। इससे क्या पता लग रहा है कि ये रीड कर रहा है। ये वाली बात मैंने बताई थी क्लास में भी कि देखो रीड करेगा ये, लेकिन अप्रोप्रिएट वे नहीं है। अभी तो देखो आप लोग इस तरह स्टैटिकली काम कर रहे हो यहाँ पे, यानी कि अभी आपके साथ सर्वर के साथ कोई कांटेक्ट नहीं है, अभी आप बैकएंड पे नहीं काम कर रहे, तो अभी तो आपको नजर आ रहा है कि ठीक है वर्क कर रही है चीज़ें। लेकिन जब आप सर्वर के ऊपर आते हो या अपने कोड को बैकएंड पे लेके जाते हो तो वहाँ पे एरर थ्रो होते हैं आपके पास कि यार आपका जो आईडी का एट्रीब्यूट है वो आपने मल्टीपल जगहों पे सेम नेम के साथ दिया हुआ है। बात समझ आ रही है? तो इसीलिए जो अच्छी प्रैक्टिस है वो ये है कि आप सेम नेम के साथ कभी भी नहीं दोगे आईडी का एट्रीब्यूट, हमेशा कोई डिफरेंट नेम दोगे। देखो मैंने इसको पैरा 1 दे दिया, इसको मैंने दे दिया पैरा, तो इसने पैरा के ऊपर कर दी मुझे स्टाइलिंग। समझ आ रही है बात? और जब भी हमें एक नेम सेम रखना होगा उसके लिए हम रखेंगे क्लास का नेम, मतलब क्लास यूज़ करेंगे और क्लास का नाम रखेंगे सेम, यानी कि जो भी हमें टेक्स्ट अंदर यूज़ करना चाह रहे हैं, ठीक है। बात समझ आ रही है? देखो इसी तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। मैं तभी कह रहा होता हूँ घर पे बैठ के ना आप लोग जब प्रैक्टिस करोगे ना, वहाँ पे एक्सपेरिमेंट्स करोगे तो आप लोगों को मजीद डाउट्स क्लियर होंगे, और जहाँ फंसोगे ना वहाँ से आपकी लर्निंग स्टार्ट होगी। समझ रहे हो बात को? अब देखो क्लास के एट्रीब्यूट के बारे में इन्होंने यही चीज़ यहाँ बताई हुई है, ठीक है। और क्लास के बारे में कि भाई क्लास क्यों यूज़ करते हैं हम, एज अ नेम यूज़ करते हैं कि जहाँ पे हमें नेम की ज़रूरत पड़ती है इसके बारे में, और क्लास को हम मल्टीपल जगहों पे सेम कॉल करवा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स के बारे में मैंने बड़ी डिटेल में कहानी बताई थी, और इन लाइन एलिमेंट्स के बारे में भी मैंने बताया था। तो अब मुझे कोई बता सकता है कि यार ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स हम किन टैग्स को बोलते हैं और ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स कौन से होते हैं? जी स्टूडेंट्स, लेट से अगर मैं यहाँ पे एक मैंने यहाँ पे एक H1 लिखा हुआ है और मैं यहाँ पे एक पैराग्राफ लिख रहा हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे लॉरेम लेट से 5 वर्ड्स लिख रहा हूँ, ठीक है। मुझे बताओ बताओ मतलब ब्लॉक लेवल क्यों बोलते हैं और इनलाइन क्यों बोलते हैं? एक रिस्पॉन्स, दो रिस्पॉन्स आया हमारे पास। ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स आर द वन विच कवर अ होल लाइन। दूसरा आया ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स अपने साथ भी लाइन। ठीक है, आप लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया फुरकान, अरीशा जी।
हाँ देखो, वो तो मैंने मिसाल दी थी एक डिफ की। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि ब्लॉक लेवल एलिमेंट और इनलाइन एलिमेंट, इनमें फ़र्क क्या है, और ये हम इनको अलग अलग नाम से क्यों बुलाते हैं। अब जैसे यहाँ पे इन्होंने रिस्पांस दिया, रीशा ने, फुरकान ने बिल्कुल सही जवाब दिया कि देखो, ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स वो होते हैं कि जो पूरी लाइन को कवर करते हैं। अब देखो यहाँ पर देखो, अब एग्जैक्टली देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है कि हेलो वर्ल्ड मैंने लिखा, लेकिन इसके आगे बहुत सारी स्पेस है। अब इसके आगे पैराग्राफ का टैग नहीं आया। ठीक है, अब देखो पैराग्राफ के टैग के नीचे अगर मैं एक और पैराग्राफ का टैग लिखता हूँ, लेट से मैं यहाँ पे लोरेम अगेन 5 वर्ड्स का डमी टैक्स ले रहा हूँ, तो देख रहे हो पैराग्राफ का जो टैग है वो अगेन नेक्स्ट लाइन में आया। अब इससे क्या शो हो रहा है कि मेरा जो पूरा टैग है वो एक पूरी के पूरी लाइन कवर अप कर रहा है यहाँ तक। सेम पैराग्राफ का टैग भी ऐसे ही कर रहा है। बात समझ आ रही है। अब लेट से अगर मैं यहाँ पर किसी भी टैग के साथ या टैग के बराबर में, लेट से मैं यहाँ पे एक स्पैन का टैग लगा रहा हूँ और मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ हेलो वर्ल्ड। ठीक है, अब मैं सेव करके ब्राउज़र के ऊपर आता हूँ तो देखो हेलो वर्ल्ड जो है अभी दिखाइए नीचे, क्योंकि पैराग्राफ ने ऑलरेडी जगह अपनी पूरी आगे तक घेरी हुई है। सही है, तो मुझे क्या करना होगा, अगर मुझे इस टैग को किसी भी पैराग्राफ के दरमियान में इस्तेमाल करना है तो मैं किसी भी टेक्स्ट के दरमियान में लिख के सेव करूँगा और फिर देख रहे हो हेलो वर्ल्ड यहाँ पे लिखा हुआ आ गया। अब इससे क्या डिफाइन हो रहा है मुझे कि मेरा जो स्पैन का टैग है वो है इनलाइन टैग। अब अगर ऐसे बात समझ नहीं आ रही तो देखो, यहाँ पे मैंने एक स्पैन का टैग लिया, लेट से यहाँ पे मैंने लिख दिया हेलो। ठीक है, इसके साथ मैंने यहाँ पर पैराग्राफ का टैग लगा दिया और मैंने यहाँ पे लिख दिया लोरेम 5 वर्ड्स। ठीक है, आई बात समझ। अब देखो पी चलेगा, पी टैग चलेगा नीचे, क्यों? क्योंकि इसको घेरनी होती है पूरी लाइन। इसने बोला नहीं भाई मैं हेलो के आगे जाऊंगा ही नहीं, क्योंकि मुझे घेरनी है पूरी लाइन। तो इसने क्या किया, इसने पूरी की पूरी लाइन कंज्यूम कर ली ब्लॉक लेवल एलिमेंट की वजह से। ठीक है, इसी तरीके से हेलो भी है। बात समझ आ रही है। तो अगर इन लाइन टैग्स को आपको यूज़ करना है तो आपको उसे टैग्स के दरमियान में यूज़ करना पड़ेगा, वरना क्या होगा कि जो ऑलरेडी ब्लॉक लेवल का जो टैग है वो तो ऑलरेडी पूरी लाइन घेर ही रहा है, तो उसके बाद नीचे आ जाएगा वो आपका स्पैन का टैग। लेकिन हाँ, अगर मैं चाहूँ कि यार मैं, अच्छा मुझे पहले बताओ इनलाइन टैग्स कौन कौन से होते हैं, इनलाइन टैग्स जी स्टूडेंट्स। मुझे कोई बता सकता है? ठीक है, और यहाँ पे मैं लिखता जाता हूँ। चलो एक स्पैन का टैग हमारे पास आ गया। ठीक है, अच्छा और इसके बाद कौन सा होता है हमारे पास? आपने कहा कि एक ईएम का होता है। ठीक है, अब ईएम का टैग क्या करता है? ठीक है, नॉर्मल टेक्स्ट को कन्वर्ट करता है इटैलिक टेक्स्ट के अंदर। टेबल का टैग आप कह रहे हो कि इनलाइन है, देख लो। चलो मैं टेबल यहाँ डिफाइन करता हूँ। ठीक है, लेट्स सी कि आप कह रहे हो कि टेबल का टैग है इनलाइन। चेक करते हैं। ठीक है, अच्छा मुझे बताओ टेबल कैसे बनाते थे हम? टेबल कैसे बनाते थे? टेबल लिखा और उसके बाद यार लिखा मैंने और यश लिख दिया मैंने। चलो मैं यहाँ पे लेट से मैंने लिख दिया हेडिंग 1। और बताओ। अच्छा उसके बाद हमारे पास, ठीक है ये तो मैंने लिख दिया, इसके बाद एक और टी आर लगा लूँ या टी एच लगाऊँ? टी एच लगाऊँ, अच्छा। उसके बाद हेडिंग 2, ये तो बन गई मेरे पास एक रो। ठीक है, अगर मुझे दूसरी रो बनानी है मैं टी आर लगाऊंगा। अब मुझे हेडिंग नहीं बनानी तो मैं क्या दूंगा, टी डी, टेबल का डाटा इनपुट करूंगा। ठीक है, इसमें मैं लिखता हूँ लेट से डाटा 1। ठीक है, अच्छा स्टूडेंट्स आप लोगों की तरफ से बिल्कुल भी रिस्पांस नहीं आ रहा जो ऑनलाइन है। आप लोग चाहें तो माइक ओपन करके बता सकते हैं, ताकि जब तक आप लोग जवाब नहीं देंगे ना आप लोगों की लर्निंग नहीं होगी। अच्छा इसके बाद क्या है, डाटा 1 डाटा 2। अब इसको मैं सेव करता हूँ और लेट से हम आते हैं अपने ब्राउज़र के ऊपर। तो हमने यहाँ पर देखो, अच्छा एक काम मैं कर लेता हूँ कि मैं साइड बाय साइड खोल लेता हूँ। ठीक है, ताकि आप लोगों को नज़र आता रहे। सॉरी, इसका ये रहा यहाँ पर है। क्या चीज़? देखो उसमें एक बटन अभी भी खुला हुआ है, उसको बंद करोगे ना वो बंद हो जाएगी लाइट। अच्छा स्टूडेंट्स आप लोगों को आवाज़ आ रही है मेरी? अरीशा, फातिमा और फुरकान, आप लोगों को समझ आ रही सारी चीज़ें?
अब देखो यहाँ पर ना क्या हुआ, मैंने यहाँ पे सबसे पहले क्या किया कि मैं इसको अगर थोड़ा सा मैं ले जाऊँ नीचे की साइड पे, और देखो यहाँ पे क्या था, मैंने एक पैराग्राफ का टैग लिया, उसके बाद मैंने यहाँ पे दो, तो ये आपका पैराग्राफ यहाँ पे एंड हो रहा है। अच्छा ठीक है, अब मैं इसको कर लेता हूँ थोड़ा सेपरेट। अब देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, मैंने एक स्पेन का टैग लिया, ठीक है, इसमें मैंने लिखा हेलो, फिर मैंने पैराग्राफ का टैग लिया, ठीक है। तो क्या हुआ कि हेलो पहले आ गया मेरे पास और जो पैराग्राफ था वो नीचे आ गया, ठीक है। क्यों आया? क्योंकि पैराग्राफ को लाइन पूरी कंज्यूम करनी होती है। अच्छा, उसके बाद अगर मैं इसको थोड़ा सा और सेपरेट कर लूँ तो यहाँ पर मैंने दो स्पैन के टैग लगाए। अच्छा, मैंने स्पैन का यहाँ पर अभी तक एक ही टैग यूज़ किया है, ठीक है। उसके बाद मैंने यूज़ किया EM का टैग। तो देखो, स्पैन के टैग ने स्पैनिंग नाम दे दिया यहाँ पे इसका, ठीक है, टेक्स्ट आ गया मेरे पास। और लॉरैम जो था मेरे पास वो EM के अंदर था, तो वो सेम लाइन में आ गया, ठीक है। बात समझ आ रही है? अच्छा, उसके बाद यहाँ पे मैंने लिखा टेबल। तो अब देख रहे हो, टेबल जैसे ही मैंने लिखा तो टेबल मेरा आ गया नेक्स्ट लाइन के ऊपर। इट मीन्स कि जो मेरा टेबल है वो ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। बात समझ आ गई? तो अब मैं अगर आपको थोड़ा सा बुक के ऊपर आऊँ और बुक के ऊपर दिखाऊँ, तो यहाँ पर भी इन्होंने यही वाली बात बताई हुई होगी। तो थोड़ा सा हम कर लेते हैं जूम इन, ठीक है। अच्छा, बुक सबको नज़र आ रही है ना क्लियर? अगर जूम करने की ज़रूरत पड़े तो मुझे आप लोग काइंडली बता दीजिएगा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर इन्होंने बताया हुआ है UL का टैग। तो मुझे बताओ UL क्या है, हम UL का टैग कब और कहाँ यूज़ करते हैं? कोई मुझे बता सकता है? कौन सी लिस्ट? अनऑर्डर लिस्ट। कितने टाइप की लिस्ट होती है हमारे पास? दो तरह की होती हैं, ठीक है। कौन कौन सी? ऑर्डर लिस्ट एंड अनऑर्डर लिस्ट, ठीक है। जल्दी जल्दी, मुझे जल्दी जल्दी रिस्पॉन्स चाहिए क्योंकि ये चीज़ें बिल्कुल फिंगर टिप्स पे आप लोगों को आनी चाहिए। तो अब जैसे मैं यहाँ पे अगर UL लिखता हूँ, UL के अंदर हम डिफाइन हमेशा करते हैं LI, ठीक है। अब मुझे बनानी है, लेट से लिस्ट बनानी है। इसकी शॉर्टकट की मैंने आप लोगों को बताई थी, ठीक है। लेट से अगर मुझे UL लिखना है और UL के अंदर मैं चाह रहा हूँ लिस्ट, ठीक है। और लिस्ट में चाह रहा हूँ लेट से यहाँ पर तीन तीन लिस्ट में चाह रहा हूँ UL के अंदर। तो देखो ये क्या शो कर रहा है, ग्रेटर देन की साइन कहाँ पर है? UL की तरफ है। और LI की साइड पे उसकी लेफ्ट साइड, लेस देन वाली साइड शो है हो रही है, ठीक है। यानी कि UL के अंदर इसको एक समझो एरो के तौर पे कि भाई UL डिफाइन हुआ है, UL के अंदर जाओ, उसमें LI डिफाइन करो और LI को मल्टीप्लाई करवा दो किससे? 3 से। तो कितनी LI आ जाएंगी आपके पास? 3 लिस्ट आ जाएंगी आपके पास। तो देखो जैसे ही मैंने एंटर किया मेरे पास क्या आया? 3 लिस्ट आ गई मेरे पास, ठीक है। कि हम ये शॉर्टकट की से जो है ना काम कर सकते हैं, ठीक है। समझ आ गया? आप रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हो मुझे, आपको समझ आ रही है चीज़ें सारी? आ रही है ना समझ में? देखो मैं आप क्वेश्चन करूँगा आपसे। अच्छा, लेट से यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लिस्ट 1, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लिस्ट 2, ठीक है। और यहाँ पे हम लिख देते हैं लिस्ट 3, ठीक है। मैं करवाता हूँ इसको सेव और अब आता हूँ ब्राउज़र के ऊपर। तो इससे क्या बात पता लगी आपको कि लिस्ट भी आपकी, अच्छा अब लिस्ट आप कह रहे होगे कि यार हमने यहाँ पे टेबल के टैग के नीचे डिफाइन किया हुआ है, तो टेबल का टैग ऑलरेडी पूरी के पूरी लाइन कंज्यूम कर रहा है। तो अब हम इसको एक काम करते हैं, यहाँ से करते हैं कट, ठीक है। और हम इसको लेकर आते हैं अपने स्पैन और EM के टैग के नीचे और अब चेक करते हैं। देख रहे हो अभी भी लिस्ट मेरे पास नीचे आ रही है। इट मीन्स कि जो मेरा लिस्ट है, यानी कि जो मेरी लिस्ट है UL हो चाहे OL हो, वो इट सेल्फ ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से आपके पास इनलाइन एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। अच्छा, B का टैग जो होता है हमारे पास वो किस लिए इस्तेमाल होता है? जैसे यहाँ पे उन्होंने ये B का टैग यूज़ किया हुआ है, ये मुझे बता सकता है? जी, बोल्ड करने के लिए इस्तेमाल होता है। अच्छा, आपका जवाब है कि चलो बोल्ड करने के लिए इस्तेमाल होता है। और कोई मुझे बता सकता है? टू बोल्ड, ठीक है। अरीशा आपने सही जवाब दिया। अच्छा फुरकान, आपको समझ आ रही है बात? और फातिमा? ठीक है, बोल्ड करने के लिए सही है। तो अब जैसे मैं फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर टेबल के बाद एक पैराग्राफ ले रहा हूँ, ठीक है। और पैराग्राफ मैंने यहाँ पर लिख दिया, सही है। और लेट से लॉरैम मैं ले रहा हूँ 4 वर्ड्स का, और यहाँ पर मैं टी टैग ले रहा हूँ, सॉरी टी टैग हमें नहीं लेना यहाँ पे, हमें यहाँ पर लेना है बी का टैग, ठीक है। तो सबसे पहले मैं अपने पैराग्राफ के टैग को ठीक करूँगा, उसके बाद मैं यहाँ पर क्या करूँगा, यहाँ पर मैं लगाऊंगा बी का टैग, सही है, बोल्ड का टैग लगाऊंगा,
ठीक है। देन मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लेट से कुछ भी लिख देता हूँ, लॉरेम लेट से 2 वर्ड्स लिख देता हूँ मैं, ठीक है। अब मैं सेव करूँगा और सेव करके मैं अपने ब्राउज़र के ऊपर आऊँगा और देखूँगा कि मेरा जो टेक्स्ट है, सॉरी, यहाँ पे करते हैं सेव और चेक करते हैं, तो ये यहाँ पे बोल्ड होके आ गया। तो जो बी का टैग है मेरे पास वो भी इटसेल्फ इनलाइन टैग है मेरा, ठीक है। बात समझ आ रही है? अच्छा, अब अगर हम थोड़ा सा और नीचे की तरफ आए तो यहाँ पर इन्होंने बताया हुआ है ग्रुपिंग टेक्स्ट एंड एलिमेंट्स इन अ ब्लॉक। अब देखो डिफ के टैग के बारे में हमने काफ़ी डिटेल में डिस्कशन करी थी और हमने देखा था वहाँ पर कि जो डिफ का टैग है वो किस लिए इस्तेमाल होता है, जिसकी आप एक एग्जांपल बता रहे थे मुझे, ठीक है। कि कोई मुझे बता सकता है कि यार डिफ का टैग जो है वो किस लिए इस्तेमाल होता है? बताओ बताओ। अच्छा। जी। अच्छा। अच्छा, अब आप बताओ। कैसे मतलब डिफ का टैग क्या काम कर रहा है? पहले तो ये बताओ कि डिफ इनलाइन है या ब्लॉक है? इनलाइन है। देख लो। जी स्टूडेंट्स जो ऑनलाइन है, अरीशा और फुरकान। ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, ठीक है। अच्छा, फुरकान का जवाब आया है कि सेक्शन क्रिएट कर देता है। देखो जो डिफ का टैग है ना आपका, अगर मैं इसकी बात करूं तो इसके बारे में ना थोड़ा सा हम देख लेते हैं। सेक्शन, देखो सेक्शन क्रिएट नहीं करता। हाँ अलबत्ता आप सेक्शन की जगहों पर, जैसे फॉर एग्जांपल अब मैं यहाँ पर हेडर का टैग अगर यूज़ कर रहा हूँ लेट से, और आप लोगों को पता है कि हेडर का टैग हम लोग अक्सर यूज़ कर रहे होते हैं जहाँ पर हमें हेडिंग वाला जो पार्ट है या हेड का जो पार्ट है वो बनाना होता है। तो ये भी क्या काम करता है कि जितनी भी आपके पास हेड के एलिमेंट्स होते हैं उन सबको कर देता है ग्रुप, ठीक है। ग्रुप कर देता है। लेट्स से अगर मैं यहाँ पे कोई भी मटेरियल इसके अंदर डाल रहा हूँ, पैराग्राफ हेडिंग्स, तो उन सबको ही कर देता है ग्रुप। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे इसके अंदर लिख रहा हूँ पैराग्राफ और लॉरेम में लिख रहा हूँ 5 वर्ड्स का, ठीक है। इसके अलावा मैं यहाँ पर दे रहा हूँ एक H1, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ हेलो वर्ल्ड, ठीक है। अच्छा, उसके बाद मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ लेट से H6, ठीक है। लॉरेम 3 वर्ड्स का यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। ये हो गया हेडर हमारा। अब यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं एक डिफ, ठीक है। अब इस डिफ के अंदर भी सेम मैं ये सारा कंटेंट कॉपी कर लेता हूँ और इन सब कंटेंट को मैं अपने डिफ के अंदर ले आता हूँ, ठीक है। तो मैंने इसको पेस्ट कर दिया। अच्छा, अब हेडर का भी मैं एक नाम दे सकता हूँ। अब मुझे इसका नाम देना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ क्लास, ठीक है। लेट से मैंने यहाँ पे क्लास का नेम दे दिया हेड। इसी तरीके से डिव, डिव को मैंने क्लास दे दी और इसको मैंने नाम दे दिया लेट से div1 दे दिया मैंने, ठीक है। वैसे मैं कुछ भी नाम दे सकता हूँ जस्ट फॉर द अंडरस्टैंडिंग। मैंने फिलहाल यहाँ पे इसको हेड दे दिया, इसको मैंने दे दिया div1। अब देखो मैं सेव करता हूँ और अपने डॉक्यूमेंट के ऊपर आता हूँ और डॉक्यूमेंट के ऊपर आने के बाद मैं क्या देखता हूँ। अच्छा, मुझे यहाँ पर ना एक लाइन लगानी है, तो वो मैं कैसे लगाऊंगा? मैं चाह रहा हूँ कि मेरे ब्राउज़र में यहाँ पर एक लाइन आ जाए, तो उसके लिए मैं क्या चीज़ का इस्तेमाल करूँगा? ठीक है, तो अरीशा ने बिल्कुल सही जवाब दिया है कि हम यूज़ करेंगे यहाँ पर एच आर का टैग। तो देखो एच आर का टैग मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, सही है। अब मैं करवाता हूँ उसको सेव और अब मैं अपने डॉक्यूमेंट के ऊपर आता हूँ, तो यहाँ पर मेरे पास आ गई एक लाइन, ठीक है। अब देखो वो क्या रहा है। अब मैं एक काम करता हूँ ना, हेड H1 जो मेरे पास है मैं ले आता हूँ उसको ऊपर, ताकि जो मेरी हेडिंग वाला पार्ट है वो ज़रा सा ऊपर आ जाए, ठीक है। अब मैं करवाता हूँ उसको सेव। तो देखो यहाँ से लेके यहाँ तक का आपका एक हेडर है, हेडर के टैग के अंदर आपने यूज़ किया हुआ है, और यहाँ पे नीचे जो है ये यहाँ से लेके आपके पास यहाँ तक का डिव है, ठीक है। अब मैंने एक और बात बताई थी कि जो हमारे पास हेडर के टैग्स होते हैं, लाइक हमारे पास सेक्शन के जो टैग होते हैं, ये हमारी रैंकिंग को, यानी कि हमारी जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है वेबसाइट की, उसको हाई करने के लिए हम हर दफ़ा यूज़ कर रहे होते हैं अपनी वेबसाइट में प्रॉपर, ठीक है। अच्छा, इनका जो ऑल्टरनेट है वो डिव है, यानी कि डिव को हम इनकी जगहों पर यूज़ कर सकते हैं। यानी कि जो डिव एक काम कर रहा है, लाइक डिव का क्या काम कर रहा है कि सारे एलिमेंट्स को कंटेन कर रहा है अपने अंदर इटसेल्फ, और चूंकि वो ब्लॉक लेवल एलिमेंट है तो क्या करेगा कि जब भी हम उसको मूव करवाएंगे पूरे को, तो वो अपने तमाम एलिमेंट्स को लेकर के मूव करेगा, ठीक है। अब देखो अब मैं क्या कर रहा हूँ कि लेट से मुझे इस वाले पूरे सेक्शन को हेडर वाले मूव करवाना है राइट साइड के ऊपर।
मैं इसकी क्लास को कॉल करूँगा यहाँ पर, ठीक है। अब चूंकि मैंने वहाँ पे क्लास का इस्तेमाल किया हुआ है तो मैं डॉट लगाऊंगा, क्लास का नेम दूंगा, कर्ली ब्रेसेस ऑन करूँगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे लिखूँगा लेट से मुझे इस पूरे जो डिव कंटेनर है मेरे पास, इसको मुझे मूव करवाना है राइट साइड पे, तो मैं इसके लिए दूंगा फ्लोट, और यहाँ पर हमारे पास प्रॉपर्टी आती है राइट, ठीक है। तो देखो जैसे ही मैंने फ्लोट राइट दिया तो हुआ क्या, पेज पे देख रहे हो, अब नीचे आके अगर मैं थोड़ा सा देखूँ तो ये वाला जो पार्ट है ये मूव करके आ गया राइट साइड के ऊपर। अब चूंकि ये राइट साइड के ऊपर आ गया तो इसने जो ये जो पूरी की पूरी लाइन की जगह घेर रहा था, पहले क्या कर रहा था, ये पूरी की पूरी लाइन की जगह कंज्यूम कर रहा था, तो इसने अब क्या किया, क्योंकि ये पूरा सिमट के राइट साइड के ऊपर आ गया तो उसने पीछे की पूरी जगह को छोड़ दिया। अब जब उसने पीछे की पूरी जगह को छोड़ा तो उसकी जगह को फिलअप करने के लिए जो नीचे वाला हमारे पास क्या था, डिफ था, वो आ गया। बात समझ आ रही है। अब लेट से अगर मैं यहाँ पर div 1 को भी चाह रहा हूँ राइट पे लेकर आना, तो मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे आऊँगा, डॉट लगाऊँगा और div 1 लिखूँगा। ये देर हो गई आप लोगों को जाने में, चलिए बैठे, ठीक है। अब मैं क्या करना चाह रहा हूँ कि मैं चाह रहा हूँ कि यार मेरा जो div 1 है इसको भी मैं राइट साइड पे मूव करवा दूँ। तो जैसे ही मैं कंट्रोल एस करूँगा तो देखो क्या हुआ, मेरा जो ये वाला डिफ था ये भी राइट साइड के ऊपर आ गया। अब चूंकि राइट साइड पे ऑलरेडी मेरे पास एक और डिफ था, बात समझ रहे हो, तो इसने इसके आगे जगह नहीं घेरी, ये इसी जगह पे आ गया। अब मैं अगर इसको यहाँ पे करवाता हूँ, लेट्स से हमारे पास बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, अगर हमें इस डिफ के नीचे लेके जाना है तो उसके लिए हम यहाँ पे मार्जिन का इस्तेमाल करते हैं, पैडिंग का इस्तेमाल कर रहे होते हैं अक्सर औकात। ये हम आगे जाके जब हम CSS इस्तेमाल करेंगे अपनी, तो हम वहाँ पर देखेंगे। तो देखो जैसे ही मैंने अपने इन डिफ्स को या इन हेडर को मैंने मूव करवाया तो सारे एलिमेंट्स एक साथ मूव हुए राइट साइड के ऊपर। मतलब मुझे ऐसा नहीं करना पड़ा कि मुझे पहले अपनी हेडिंग को ले आके मूव करवाना है फिर पैराग्राफ को मूव करवा रहा हूँ, मैंने एक साथ मूव करवा दिया, ठीक है। तो हेडिंग क्या काम कर रहा है, तमाम हेडिंग के या तमाम हेडर के एलिमेंट्स को अपने अंदर कंटेन कर रहा है, और डिफ क्या काम कर रहा है, डिफ भी वही काम कर रहा है कि सारे एलिमेंट्स को अपने अंदर कंटेन कर रहा है, ठीक है। बात समझ आ रही है जी स्टूडेंट्स? जी अरीशा, जी फुरकान, आप लोगों को समझ आ रही है बात? जी जी जी, मैंने रिकॉर्डिंग पे लगा दिया था, थैंक यू, ठीक है। तो अब जब हम स्टाइलिंग पे आएंगे ना तो हम इसको मजीद देखेंगे कि यार जैसे हमारा ये वाला डिव यहाँ पे इसके साथ आ रहा है तो हम इसको किस तरीके से स्टाइल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी अगर मैं इसको फ्लोट राइट नहीं कर रहा, लेट से मैं नहीं कर रहा फ्लोट राइट, मैं नहीं चाह रहा फ्लोट राइट करना, तो अभी देखो मेरे पास ये एज अ ब्लॉक लेवल एलिमेंट जो है वो वर्क करेगा। अब मैं अगर इसका डिस्प्ले कर दूँ, लेट से मैं कर दूँ, इसको बोल दूँ कि यार मैं चाह रहा हूँ इन लाइन, तो जैसे ही मैं इसको सेव करूँगा अब ये फ़र्क नहीं पड़ा क्योंकि मुझे यहाँ पर भी आकर के इसको भी डिस्प्ले देना पड़ेगा इन लाइन, देख रहे हो। तो हमारे पास इसकी डिस्प्ले की प्रॉपर्टी ये अगर नहीं कर रहा रीड, लेट से अगर मैं इसको बोलूँ फ्लोट लेफ़्ट, तो देखना जो आगे वाला डिव है वो मूव करके आ गया, नीचे वाला जो डिव था वो मूव करके आ गया हमारे पास आगे की साइड पे, ठीक है। क्योंकि अभी हमारे पास इतना ज़्यादा कंटेंट है नहीं तो इसकी वजह से जो है हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो अभी ये रीड नहीं कर रहा ब्राउज़र हमारा, ठीक है। तो जब हम स्टाइलिंग के ऊपर आएंगे तो हम देखेंगे कि यार हम अपने पूरे डिफ को इन लाइन भी बना सकते हैं, यानी कि हमारा अगर डिफ एज अ ब्लॉक लेवल एलिमेंट रीड कर रहा है तो हम उसको इन लाइन कैसे लेकर आ सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें भी हम स्टाइलिंग के अंदर देखेंगे इंशाल्लाह आगे चल के। अच्छा, तो डिफ के बारे में हम लोगों ने देख लिया, ग्रुपिंग के बारे में हम लोगों ने देख लिया कि इन लाइन किस तरीके से, पेन के बारे में ख़ास तौर पे हम लोगों ने पढ़ लिया कि ये एज अ इन लाइन एलिमेंट ट्रीट करता है यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर बात आ जाती है आई फ्रेम्स की कि भाई आई फ्रेम्स यहाँ पर क्या है। तो देखो आई फ्रेम्स यूजुअली हम इतना ज़्यादा कोडिंग में यूज़ नहीं करते, इसको हम जस्ट इसकी जो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स हैं उनको मैं आप लोगों को बता देता हूँ ताकि अगर कभी भी इंटरव्यू में आप लोगों से कोई बंदा पूछे तो आप लोगों को एटलीस्ट पता हो, ठीक है। अब देखो आई फ्रेम्स के बारे में लोगों ने क्या बताया हुआ है कि एन आई फ्रेम इज जस्ट लाइक अ लिटिल विंडो दैट हैज़ बीन कट इनटू योर पेज एंड इन दैट window you can see another page. The term iframe is an abbreviation of inline frame. देखो ये क्या कह रहा है कि भाई आपके पास एक पूरा आपका ब्राउज़र है, ठीक है, पूरा वेब पेज है, उस पेज के ऊपर अगर आप चाह रहे हो कि यार एक छोटा सा पीस यानी कि एक दूसरे ब्राउज़र का कटा हुआ आप लोगों को वहाँ पे शो हो, उसे हम लेकर आने के लिए आई फ्रेम्स का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब इन आई फ्रेम्स के अंदर क्या चीज़ें शो करवा सकते हैं हम, इन आई फ्रेम्स के अंदर हम बहुत सारी चीज़ें शो करा सकते हैं। लेट से हम यहाँ पर जैसे गूगल मैप्स है यहाँ पर उन्होंने दिखाया हुआ है तो हम गूगल मैप्स को भी दिखा सकते हैं, हम किसी और वेबसाइट के जो पेज है उसको भी दिखा सकते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर हमारे पास क्या होता है, हमारे पास यहाँ पर हाइट का टैग होता है और विड्थ का टैग होता है। इसको यूज़ करने के लिए हम इसकी हाइट
और विड्थ को करते हैं सेट, और साथ में हम इसके अंदर देते हैं एक लिंक। और ये लिंक क्या होती है कि जिस भी चीज़ को हमें यहाँ पर डिस्प्ले करवाना है, जैसे यहाँ पर देखो इन्होंने क्या किया, आई फ्रेम्स का ओपनिंग टैग लगाया, वहाँ पे देखो मैं बता रहा हूँ, ऊपर देखो आई फ्रेम्स का टैग लगाया, ठीक है। और यहाँ पे इन्होंने क्या की, विड्थ सेट की कितनी 450, हाइट सेट की 350। फिर उन्होंने एसआरसी के अंदर एक पूरी लिंक प्रोवाइड की कि जिस लिंक को ये यहाँ पे शो कराना चाह रहे हैं, ठीक है। इसके बाद इन्होंने आई फ्रेम्स का जो टैग है वो कर दिया क्लोज। अब लेट से अगर हम यही चीज़ यहाँ पर भी अपने पास करना चाह रहे हैं तो मैं एक दफ़ा आप लोगों को ये करके दिखा देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम आएँ अपने ब्राउज़र के ऊपर, और मैं यहाँ पे अब आई फ्रेम्स का इस्तेमाल करने जा रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, अब इसने क्या किया कि मुझे सोर्स प्रोवाइड कर दिए और फ्रेम बॉर्डर, ठीक है। अभी मुझे बॉर्डर नहीं चाहिए, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फ्रेम बॉर्डर। फ्रेम बॉर्डर का क्या मतलब है कि जो फ्रेम है आपके पास पूरा, इसके ऊपर जो बॉर्डर है वो आप क्या डिस्प्ले करवाना चाह रहे हो। लाइक आप लोगों ने बॉर्डर का टैग कहाँ पढ़ा था, जब हम लोग टेबल्स पढ़ रहे थे, ठीक है। टेबल्स पे जब आपको बॉर्डर देना था तो वहाँ पे क्या लिखते थे, बॉर्डर इज इक्वल टू 0, 1, 2, जितना भी आपको बॉर्डर देना है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर मुझे देनी है लिंक। तो लेट से मैं यहाँ पर अगर अपनी पिक्सल्स की वेबसाइट पे आता हूँ, और लेट से हम देखते हैं कि यहाँ पे पिक्सल्स की जो वेबसाइट है ये यहाँ पे डिस्प्ले हो भी रही है कि नहीं हो रही, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास हमारा वेब पेज यहाँ पर आ गया। वालेकुम अस्सलाम, लेट हो गया आज आप भी आने में, बहुत खैरियत। अच्छा, पेपर देकर आ रहे हो, चलो ठीक है। अच्छा, अब मैं करता हूँ इसको सेव, लेकिन मैंने इसकी यहाँ पे क्या सेट नहीं की है, अभी हाइट सेट नहीं की है, और उसकी मैंने विड्थ सेट नहीं की है, ठीक है। लेट से मैं यहाँ पे 450 इसकी हाइट ले रहा हूँ, और विड्थ भी मैं इसकी लेट से 450 की बजाय मैं इसकी ले रहा हूँ 500, ठीक है। तो अब मैं करवाता हूँ इसको सेव, एंड लेट्स सी कि हमारे पास क्या रिजल्ट आता है। तो देख रहे हो अब कि हुआ क्या, आप देखना, ये पूरा एक आपका वेब पेज चल रहा है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे आपके पास, अच्छा ये जो मैं मूव करवा रहा हूँ ना ऊपर नीचे, इसको हम बोलते हैं स्क्रॉल, ये तो सबको पता होगा, स्क्रॉल बार। अच्छा, अब कोडिंग की फॉर्म में हम इसको बोलते हैं यानी कि आपके पास जितने भी जो आपको स्क्रॉल बार आ रहा है ना, वैसे मैं अगर यहाँ पे चाह रहा हूँ कि यार मेरे पास स्क्रॉल बार नहीं आए, तो मैं यहाँ पे स्टाइलिंग में आकर के इसको दे सकता हूँ, देख रहे हो, ओवरफ्लो। तो जैसे ही मैं स्टाइलिंग में आऊँगा मैं यहाँ पे दे सकता हूँ कि ओवरफ्लो वाई या ओवरफ्लो एक्स। अब अगर मैं ओवरफ्लो वाई देता हूँ, अभी हम हैं div 1 के ऊपर, तो बेसिकली अभी चूंकि यहाँ पर ना आपका जो एक्स एक्सिस है इसके ऊपर कोई फ्लोट नहीं हो रहा, यानी कि आपके पास जो ओवरफ्लो है वो भी नहीं हो रहा, यानी कि आपके पास कोई स्क्रॉल नहीं आया हुआ। अगर आपको वाई एक्सिस के ऊपर स्क्रॉल बार को हटाना है, लेट से अभी जैसे मैं चाह रहा हूँ कि यार यहाँ से स्क्रॉल बार हट जाए, तो मैं एक काम करता हूँ कि यहाँ पर आता हूँ और मैं बॉडी के ऊपर आता हूँ, ठीक है। और मैं इसको बोलता हूँ कि यार इसमें जो आपके पास ओवरफ्लो वाई एक्सिस के ऊपर है उसको आप क्या कर दो, हाइड कर दो। तो जैसे ही मैं सेव करूँगा, आप देखना मेरा जो यहाँ पे स्क्रॉल बार आ रहा था वो चला गया, देख रहे हो। अब मैं अपने पेज को ना ऊपर मूव करवा सकता हूँ और ना ही मैं इसको मूव करवा सकता हूँ नीचे की साइड पे। ये हम यूजुअली इस्तेमाल कर रहे होते हैं एक्स एक्सिस के ऊपर, और हम जब डेवलपमेंट कर रहे होते हैं ना उसमें हमारी कोशिश ये होती है कि हमारे जो एक्स एक्सिस है उसके ऊपर स्क्रॉल बार ना आए, हमारी ये एक प्रैक्टिस होती है। बिल्कुल, ठीक है, बात समझ आ रही है। तो अभी फ़िलहाल हमें यहाँ पे स्क्रॉल बार चाहिए, तो आपको यहाँ से एक बात पता लग गई कि हम इन द फॉर्म ऑफ HTML इसको हम बोलते हैं ओवरफ्लो, ठीक है। ओवरफ्लो अगर हमें बंद करना है तो ओवरफ्लो हिडन, अगर हमें ओवरफ्लो विजिबल रखना है तो ओवरफ्लो विजिबल, बाय डिफॉल्ट विजिबल होता है। अब देखो ये आपके पास पूरा एक वेब पेज है, इसको आप स्क्रॉल कर रहे हो ऊपर से लेके नीचे तक आ रहे हो। अब यहाँ पर मैंने आई फ्रेम्स का इस्तेमाल किया, और इस्तेमाल करने के बाद मैंने एक चीज़ देखी कि यार ये इट सेल्फ एक वेब पेज में कन्वर्ट हो गया, देख रहे हो। यहाँ पे पूरी मेरी वेबसाइट मुझे यहाँ पे नज़र आ गई, यानी कि मेरी जो पूरी वेबसाइट है अब मैं यहाँ पे इजीली एक्सेस करके एक एक फीचर इसको, इसके एक एक फीचर्स को यहीं पे इसी के अंदर जो है ना चेक कर सकता हूँ, देख रहे हो। बात समझ आ रही है, यानी कि एक पूरा वेब पेज उठ के छोटे से डब्बे के अंदर आके बंद हो गया, और सेम वेब पेज में एक छोटा सा डब्बा एज अ वेब पेज का काम कर रहा है यहाँ पर। तो ये काम होता है आपके पास बेसिकली आई फ्रेम्स का। यहाँ तक किसी को समझने में अगर कोई मुश्किल हो रही हो तो मुझे ज़रूर बताएं, मैं इसको दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा। अभी हमने यहाँ पे थोड़ा बहुत रिवाइज किया पीछे का, और अभी हमारा टॉपिक शुरू हुआ आई फ्रेम्स के बारे में, कि मैंने बताया कि आई फ्रेम्स हमारे पास क्या होते हैं। अच्छा अरीशा और आप लोग मुझे ज़रा बताएं, फुरकान आप लोगों को समझ में आ गया? देखो
अब देखो यहाँ पर हमारे पास एक सवाल है कि यार ओवरफ्लो आपने यहाँ पे क्यों यूज़ किया। देखो मैंने यहाँ पे ना ओवरफ्लो हिडन का यूज़ इसलिए किया, अगर बाय चांस मेरे पास ये पूरी वेबसाइट है और इस पे मेरे पास एक्स एक्सिस के ऊपर या वाई एक्सिस के ऊपर मैं नहीं चाह रहा कि मेरे पास स्क्रॉल बार आए, या लेट से मेरे पास अगर ये पूरी वेबसाइट है यहाँ पर और इतना ही मेरे पास वेब पेज है पूरा, इससे नीचे में जाके मैंने काम ही नहीं करा हुआ ना, और अगर बाय डिफ़ॉल्ट स्क्रॉल आ जाता है तो उसके लिए क्या तरीक़ेकार है कि यहाँ पे आप आओगे और ओवरफ्लो आप दोगे इसकी डायरेक्शन, यानी कि ओवरफ्लो वाई एक्सिस या ओवरफ्लो एक्स एक्सिस। देखो स्क्रॉल तो आपकी वेबसाइट पे देखो स्क्रॉल कब आता है, जब कंटेंट बढ़ जाता है, यानी कि इस पूरे डिस्प्ले से अब नीचे आ जाएगा वो, तब आपके पास स्क्रॉल बार आपके पास आ जाएगा। यानी कि अब देखो इतने डिस्प्ले से बढ़ गया, अब मैं स्क्रॉल करूंगा तो अब मेरे पास जितना भी नीचे का कंटेंट है वो यहाँ पे मुझे नजर आएगा। सेम गोज फॉर एक्स एक्सिस, यानी कि अगर मेरी विड्थ इतनी ज़्यादा बढ़ गई, लेट से अगर मैं बॉडी की विड्थ यहाँ पर बढ़ा दूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं इसकी विड्थ बोल दूँ लेट से 4000 कुछ करके ना पिक्सल्स, तो अब देखना क्योंकि मेरी बाय डिफ़ॉल्ट इसकी विड्थ कुछ 1250 या 1450 पिक्सल्स होती है, तो अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, मेरे पास एक्स एक्सिस के ऊपर भी क्या आ गया, ओवरफ्लो आ गया। देख रहे हो ये पूरा ओवरफ्लो आ गया मेरे पास क्योंकि मैंने इसकी विड्थ बढ़ा दी, यानी कि अब इस डिस्प्ले से चीज़ चली गई बाहर। बात समझ आ रही है। अब अगर इस चीज़ को मुझे यहाँ से ख़त्म करना है, हटाना है, तो एक तो तरीक़ाकार ये है कि अभी क्योंकि मैंने इसकी विड्थ बढ़ाई हुई तो मैं इसकी विड्थ कर दूंगा कम। लेकिन अगर बाय डिफ़ॉल्ट आप काम कर रहे हो और अगर कभी ऐसा हुआ कि आ गई, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं लिखूँगा ओवरफ्लो एक्स एक्सिस और फिर मैं यहाँ पे कर दूंगा हिडन। जैसे ही मैं सेव करूँगा देखना मेरे पास जो स्क्रॉल आ रहा है एक्स एक्सिस के ऊपर वो चला जाएगा। देखियो चला गया, सही है। 4000 पिक्स तो मैंने यहाँ पे 4000 पिक्सल्स लिखा हुआ है, ये बेसिकली यूनिट है विड्थ का, जस्ट लाइक सेंटीमीटर मिलीमीटर आप लोग यूज़ करते हो ना डिस्टेंस के लिए। बिल्कुल, अब कोडिंग के अंदर अगर मुझे यहाँ की इसकी विड्थ बतानी है, ठीक है, तो उसके लिए मैं यूज़ करूँगा पिक्सल्स का। यूनिट सिर्फ पिक्सल्स नहीं है, और भी यूनिट्स होते हैं, लाइक आपके पास रैम होता है, VH होता है और EM होता है, ये सब हम आगे चल के देखेंगे कि कितने कितने यूनिट्स जो हैं वो उनमें क्या फ़र्क होता है, बट फॉर द बेसिक हम अभी यूज़ करेंगे पिक्सल्स, ठीक है। यानी कि 4000 पिक्सल्स का मैंने यहाँ पे दिया है इसकी जो विड्थ, तो इसकी विड्थ बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। अब उसमें हम मेरे पास आ गया स्क्रॉल बार, उसको ख़त्म करने के लिए मैंने यहाँ पे दे दिया ओवरफ्लो एक्स हिडन। बात समझ आ रही है। तो अभी फ़िलहाल मैं इन दोनों चीज़ों को कमेंट आउट कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे अभी इसकी नीड नहीं है। अभी जो मैं चीज़ समझाना चाह रहा था वो हमारा टॉपिक था मेन कि यहाँ पर आई फ्रेम्स का, कि देखो आई फ्रेम्स में क्या हुआ कि इट्स सेल्फ पूरी एक वेबसाइट उठ के एक छोटे से डब्बे के अंदर आके बंद हो गई और वो पूरी इट्स सेल्फ एक मेरा वेब पेज बन गया। अब यानी कि ये पूरा छोटा डब्बा एक इट्स सेल्फ वेब पेज है, मैं इसके अंदर इसके तमाम फीचर्स को इसी में डब्बे में रहते हुए एक्सेस कर सकता हूँ। देख रहे हो, मैं यहाँ से चाहूँ तो डाउनलोड भी कर सकता हूँ, मैं यहाँ से सर्च भी कर सकता हूँ। लेट से मैंने यहाँ से बिल्कुल बिल्कुल। अब ये आप लोग बोलोगे कि कहाँ पे इस्तेमाल होता है, तो ये ज़्यादातर आप लोगों के पास गूगल मैप्स में इस्तेमाल होता है कि अगर आपके पास कोई मैप है उसको आप यहाँ पे लेकर आना चाह रहे हो, ठीक है, तो वो मैप आप यहाँ पे डिस्प्ले करवा सकते हो अपनी वेबसाइट के ऊपर। बात समझ आ रही है मेरी। तो आप लोगों को क्लियर हुआ? जी अरीशा और फुरकान, देखो मैं बताता हूँ कैसे आया। देखो यहाँ पे हमने क्या किया कि हमने यहाँ पे यूज़ किया आई फ्रेम्स का, एक हमारे पास टैग होता है आई फ्रेम्स का, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे दिखाऊँ आपको, देखो इसके साथ हमारे पास एक चीज़ होती है सोर्स, SRC, ठीक है। इस एट्रीब्यूट के अंदर आप एक देते हो वैल्यू, ठीक है। अब ये वैल्यू क्या होती है, बेसिकली ये एक लिंक होता है जो आप प्रोवाइड कर रहे हो। तो देखो अब एट्रीब्यूट को भी ना पहचानना आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर SRC लिखा हुआ है इट मीन्स कि ये सोर्स मांग रहा है, और सोर्स का मतलब क्या होता है कि कोई लिंक मांग रहा है ये। जैसे आप लोगों ने इमेज के टैग अगर यूज़ किए होंगे तो इमेज के अंदर क्या होता है, SRC मांग रहा होता है आप लोगों को, सही है। SRC का मतलब क्या है, सोर्स। सोर्स के अंदर आप हमेशा प्रोवाइड करोगे लिंक। इसी तरीके से मल्टीपल एट्रीब्यूट्स होते हैं आप लोगों के पास, वैल्यू का हो गया, और आप लोगों के पास और भी डिफरेंट हाइट का एट्रीब्यूट होता है, विड्थ का एट्रीब्यूट होता है, तो उसके अंदर आप उस पर्टिकुलर चीज़ की वैल्यू को इनपुट करते हो। बात समझ आ रही है। तो यहाँ पर हमने एक लिंक प्रोवाइड की क्योंकि ये इटसेल्फ एक लिंक रिक्वायर्ड करता है, सही है। अच्छा, अब इसने क्या किया कि भाई फ्रेम बॉर्डर जैसे अगर मैं इसका कर दूँ लेट से 1, तो कुछ भी नहीं होगा मेरे पास। जैसे टेबल्स में बॉर्डर आ रहा था वैसे ही यहाँ पर एक बॉर्डर आ जाएगा, ठीक है। एक बॉर्डर आगे बस आ गया है। अगर आप लोग यहाँ पे थोड़ा सा गौर से देखो, एक बॉर्डर ऊपर इंक्लूड हो चुका है। मैं अगर इसकी थोड़ी सी बॉर्डर की बढ़ाऊँ यूनिट को, देख रहे हो बॉर्डर ऑलरेडी यहाँ पर आ चुका है, सही है।
अच्छा, अब यहाँ पे क्या है, आपके पास हाइट है और वेड्थ है। इसकी जो पूरे बॉक्स की जो हाइट और वेड्थ को मैंने यहाँ पे बता दिया कि कितने हाइट और कितने वेड्थ में ये बॉक्स मेरे पास यहाँ पर आना चाहिए। तो इसकी हाइट क्या हो गई पूरे की 450, इसकी विड्थ क्या हो गई मेरे पास यहाँ पे 500। अच्छा, अब आप लोग एक चीज़ देख लोगे कि यार जब मैंने ऊपर स्टाइलिंग के टैग के अंदर जब मैंने विड्थ को डिफाइन किया तो मैंने यहाँ पर पिक्सल्स का यूज़ किया, ठीक है। और जब मैं यहाँ पर टैग के अंदर डिफाइन कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पर पिक्सल्स का यूज़ नहीं कर रहा। तो एक बात का याद रखो कि बाय डिफ़ॉल्ट जब भी हम विड्थ और हाइट के टैग को यूज़ कर रहे होंगे विद इन द टैग, क्या बोला मैंने, अगर हाइट और विड्थ के जो एट्रीब्यूट्स हैं उनको हम यूज़ कर रहे होंगे विद इन द टैग, जैसे यहाँ पर हमारे पास आई फ्रेम का टैग है, तो उसमें हमें यूनिट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हम डायरेक्टली जो नंबर है उसको डिफाइन करेंगे, उसके हिसाब से वो लाके हमें हाइट और वेट दे देगा, ठीक है। अच्छा जी, तो यहाँ तक सबको बात समझ आ गई, क्लियर है सारी चीज़ें। जी फुरकान, अब आपको क्लियर हुआ? और अरीशा आप बताएं मुझे, आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं? ठीक है, तो ये बेसिकली हमारा मेन टॉपिक था आई फ्रेम्स का कि जो हमने यहाँ पे कवर किया, ठीक है। इसके बाद हमने यहाँ पर देखा कि यार स्क्रॉलिंग, ठीक है, स्क्रॉलिंग इफेक्ट को। अब देखो आई फ्रेम्स के अंदर हमारे पास स्क्रॉलिंग आ रही है, ठीक है, तो इसके अंदर भी अगर मैं चाहूँ तो ये स्क्रॉल बार हटा सकता हूँ, ठीक है। अब देखो, अब मैं चाह रहा हूँ कि यार मैं CSS के थ्रू ना करूँ, मैं डायरेक्टली टैग के अंदर रहते हुए करूँ। तो इसके लिए क्या सूरत हाल है, यहाँ पे स्क्रॉलिंग मैं लिखूंगा और यहाँ पे मैं इसको बता दूंगा स्क्रॉलिंग नो, वो मैं कर सकता हूँ। कहाँ करूँगा, जब मैं स्टाइलिंग कर रहा हूँ CSS के अंदर। लेट से मैंने आई फ्रेम्स का कोई नाम दे दिया, क्लास दे दी, आईडी दे दी, और मैंने वहाँ पर कॉल करवाया और मैंने वहाँ पे दे दिया ओवरफ्लो हिडन, तो भी वो काम करेगा। लेकिन अगर मैं चाह रहा हूँ कि विद इन द टैग रहते हुए मैं काम करूँ, क्योंकि मेरे पास ये टैग है, अब इस टैग के अंदर ही रहते हुए मैं काम करूँ, तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, डायरेक्ट मैं यहाँ पे लिखूंगा स्क्रॉलिंग, ठीक है, और मैं यहाँ पे इज इक्वल टू दे करके इसकी वैल्यू दे दूंगा नो, ठीक है। अब मैं सेव करूंगा और लेट्स से मेरे ब्राउज़र ने यहाँ पे इसको रीड कर लिया, देख रहे हो, मेरे पास से स्क्रॉलिंग का जो इफेक्ट था वो अब चला गया, ठीक है। बात समझ आ रही है मेरी? तो इसके बाद जो है हमारे पास यहाँ पर, अच्छा ये बहुत अच्छी चीज़ें हैं कि ये HTML5 में ना इंट्रोड्यूस हुई हैं बहुत सारी नई नई चीज़ें, लाइक ये जो आपके पास आई फ्रेम्स हैं तो ये भी ज़्यादातर HTML5 के अंदर ही आप लोगों को देखने को मिलेंगे, ठीक है। अच्छा, मेटा टैग के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था कि मुझे बता सकता है, सही कह रहा है, आप बताएं, डिफाइन करें आप लोग मुझे कि अगर हम मेटा टैग यूज़ कर रहे हैं तो उसका हमारे पास बेनिफिट क्या मिलेगा। ठीक है, तो देखो बेसिकली मेटाडेक्स का काम यही होता है कि आपकी वेबसाइट की रैंकिंग को बढ़ाना, आपकी जो वेबसाइट की सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है उसको इन्हेंस करना, ठीक है। बिल्कुल सही, अजीशा ने बिल्कुल सही जवाब दिया है कि टू इन्हेंस SEO, ठीक है। अच्छा, ये जो टर्मिनोलॉजी मैं यूज़ करता हूँ ना SEO की या सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की, ये अब आप लोग क्योंकि इस फील्ड में आ गए हो तो आप लोगों को ना पता होनी चाहिए कि भाई सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन हम किसको बोल रहे होते हैं, एट्रीब्यूट्स क्या होता है, वैल्यूज़ क्या होती हैं, बात समझ आ रही है। अब HTML के बारे में क्या कि भाई HTML एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है या नहीं है, ये सारी बातें आप लोगों को पहले से मालूम होनी चाहिए कि HTML एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, एक मार्कअप लैंग्वेज है, जावास्क्रिप्ट इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। इस ये सारी टर्मिनोलॉजीज आप लोगों को पता होनी चाहिए। अच्छा, तो ये हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया कि भाई मेटाटेक्स्ट का हम कहाँ इस्तेमाल और क्यों इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ठीक है। अब ये यहाँ पर हमारे पास यानी कि हमारी HTML बस अब एंडिंग पे चल रही है। अच्छा, सबसे इम्पॉर्टेंट, अब यहाँ पे आते हैं स्केप कैरेक्टर्स, ठीक है। स्केप कैरेक्टर्स जैसे कि नाम से डिफाइन हो रहे हैं आप लोगों को, अभी हो सकता है कि समझ में ना आए, लेकिन अब आप लोगों को यहाँ पर समझ में आ जाएंगे कि स्केप कैरेक्टर्स हम क्यों कहते हैं, देख रहे हो। अब अगर मुझे यहाँ पे लेस देन या ग्रेटर देन की साइन अपने ब्राउज़र के ऊपर चाहिए, तो देखो अभी क्या है यहाँ पे कि लेट से मैं यहाँ पर चाह रहा हूँ H6 के अंदर एक ग्रेटर देन या लेस देन की साइन डिस्प्ले करवाना ना, ठीक है। तो देखो यहाँ पर इसने अभी तो डिस्प्ले कर दिया है, देख रहे हो, अगर मैं थोड़ा जूम इन करूँ, लेकिन अगर मैं ऐसे ये जो तरीके का आ रहे हैं ना, ये प्रॉपर नहीं है आपके पास, क्योंकि ये तो भी आप कर रहे हो यहाँ पे, लेकिन ये इसे हम ना प्रॉपर या एफिशिएंट वे ऑफ कोडिंग नहीं बोलते, ठीक है। हमें इसके लिए हमारे पास तरीकेकार क्या होता है कि हम प्रॉपर यहाँ पे, एक सेकंड रुको, हम यहाँ पे प्रॉपर इसके अपने फॉर्मेट को फॉलो करें, ठीक है। अब यहाँ पे इन्होंने इसके बारे में पूरा बताया हुआ है कि भाई
देयर आर सम कैरेक्टर्स दैट आर यूज्ड इन द रिजर्व बाय HTML कोड, फॉर एग्जाम्पल द लेफ्ट एंड द राइट एंगल ब्रैकेट्स। ठीक है, तो escape कैरेक्टर्स हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जो कुछ चीज़ें हैं ना, ये HTML ने अपने अंदर रिजर्व करी हुई हैं। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ रिजर्व करी हुई है? इसका मतलब ये हुआ कि हम इन चीज़ों को इस्तेमाल करते हुए अपने ब्राउज़र के ऊपर डिस्प्ले करवा सकते हैं। अब देखो पहला क्या है हमारे पास, अब मैं अगर आई फ्रेम के नीचे आऊँ और लेट से मैं यहाँ पर एक H1 ले रहा हूँ, ठीक है, और मैं यहाँ पे लोरैम ले रहा हूँ लेट से 10 वर्ड्स का। अब इस लोरैम के साथ मैं लेट से यहाँ पे चाह रहा हूँ कि यार मेरे पास एक ग्रेटर देन की साइन आ जाए और एक लेस देन की साइन आ जाए। तो सबसे पहले मैं लेस देन की साइन को लेकर आऊँगा। अब देखो लेस देन की साइन को लेकर आने के लिए मेरे पास कोड क्या है, एंड, और क्या है IT, और साथ में कॉलन है। ठीक है, अब इसने मुझे ऊपर सर्च करके भी दिखा दिया एंड IT मैंने जैसे यहाँ पे लिखा। अब मैं इसको सेव करूँगा, सेव करने के बाद मैं जैसे अपने ब्राउज़र के ऊपर आऊँगा और मैं अपने आई फ्रेम्स के नीचे जाऊँगा, तो मैं यहाँ पर देखता हूँ कि इसने थोड़ा सा, मैं अगर जूम आउट करूँ और चेक करूँ, अच्छा तो इसने यहाँ पर मुझे डिस्प्ले नहीं कराया। क्यों नहीं कराया इसने मुझे डिस्प्ले, लेट्स सी। अब अगर मैं इसको लेट से ब्राउज़र के बाहर इस्तेमाल करूँ, अच्छा तो इन्होंने क्या बताया हुआ है भाई कि और फॉर एन एम्बेरसन। ठीक है, तो अब इसको मैं काम करता हूँ कि इसको मैं इस्तेमाल करता हूँ बिल्कुल एंड में। ठीक है, और यहाँ पे मैं इसको इस्तेमाल करके देखता हूँ कि ये यहाँ पे वर्क कर रहा है कि नहीं। अच्छा जी, तो इसने यहाँ पर वर्क नहीं किया। अच्छा, अब मैं अब देखता हूँ कि एंड IT का मैंने यहाँ पे इस्तेमाल किया है तो ये ऐसे लिखा हुआ आ गया। एक काम करते हैं, कोई और टैग लेते हैं, लेट से मैं यहाँ पर ले लेता हूँ। अब जैसे यहाँ पे मेरे पास कौन सा टैग है, कॉपीराइट सिंबल। ठीक है, तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिखूँगा एंड और लगाऊंगा कॉपी। ठीक है, और साथ में मैं लगा दूंगा कॉलन। तो अब यहाँ पर मैं लगा रहा हूँ एंड, और मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कॉपी। तो इसने मुझे सर्च बार में तो दिखा दिया, और यहाँ पर इसने मुझे, देखो इसने मुझे यहाँ पे डिस्प्ले करवा दिया C। अब आप लोगों ने देखा होगा कि अक्सर औकात वेबसाइट्स की बिल्कुल बॉटम पे लिखा हुआ होता है कि कॉपीराइट डिजर्व बाय दिस कंपनी या दिस कंपनी, तो उसमें एक सिंबल लगा हुआ होता है C करके। ठीक है, अच्छा अब अगर वो कंपनी रजिस्टर्ड है तो उसके लिए एक सिंबल होता है आपके पास R का। देख रहे हो, ये R का सिंबल होता है आपके पास रजिस्टर्ड का। अब अगर मैं इसकी बात करूं और यहाँ पे लगाने की बात करूं तो एंड रजिस्टर्ड। अच्छा यार एक सेकंड आप लोग रुकिएगा, मैं एक सेकंड कॉल आ रही है, सिर्फ 1 मिनट रुकिएगा। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा जी, तो यहाँ पर क्या है कि अगर हमें यहाँ पे रजिस्टर्ड की साइन लगानी है, ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिखूँगा एंड, और क्या है REG। तो देखो यहाँ पे मुझे ऊपर ये मुझे यहाँ पे बता भी देगा कि भाई आपके पास REG करके एक टैग है। तो यहाँ पे मेरे पास रजिस्टर्ड का सिंबल आ गया। तो ये कुछ रिजर्व्ड है कीवर्ड्स जो कि आपके पास HTML के अंदर है। अगर आप किसी भी जगह पे इस्तेमाल करना चाह रहे हो तो आप यूज़ कर सकते हो। अब देखो डायरेक्टली आपकी जो C का जो सिंबल है ना, ये आपके पास कीबोर्ड पे नहीं है। इसी तरीके से रजिस्टर्ड का जो सिंबल है ये भी आपके पास कीबोर्ड पे आपको नहीं मिलेगा। तो इसको लगाने के लिए जो है आपको ये जो टर्मिनोलॉजी है इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, इसी तरीके से मल्टीप्लिकेशन का सिंबल है, डिवीजन का सिंबल है, ट्रेडमार्क का सिंबल है। अब अगर ट्रेडमार्क का सिंबल मैं यहाँ पे अगर यूज़ करना चाह रहा हूँ तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा। अच्छा मैं इसको ना साइड बाय साइड कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को यहाँ पर डिस्प्ले भी होता रहे। ठीक है, साथ साथ। अच्छा अब यहाँ जैसे डॉलर का साइन देते हैं तो ये टैक्स में आता है तो डॉलर लिख देंगे। देखो यहाँ पे अगर इन्होंने डॉलर का बताया हुआ है तो हम यहाँ पे इजीली देखो यहाँ पे क्या है, यूरो का सिंबल है, येन का सिंबल है, और डॉलर का डायरेक्टली यहाँ पे इन्होंने सिंबल वैसे बताया हुआ नहीं है। ठीक है, ये बता देंगे तो अगर आएंगे तो आएंगे। आप लोग, क्योंकि देखो ये वो चीज़ें हैं जो कि HTML के अंदर इट सेल्फ रिजर्व्ड है। अब अगर रिजर्व नहीं है तो आप लोग डायरेक्टली कीबोर्ड से जाकर डॉलर का सिंबल लगा लो। सही है, बात समझ आ रही है। अब लेट्स से यहाँ पे क्या है हमारे पास एंड, और साथ में है ट्रेड। जैसे ही मैं इसको सेव करूँगा
ये फ़ौरन बाद मेरे पास यहाँ पे क्या आ गया, TM आ गया, ट्रेडमार्क का सिंबल आ गया। ठीक है, तो इन सिंबल्स का जो यूज़ है वो बहुत है। जब भी आप एक प्रोफेशनल वेबसाइट बना रहे होगे ना, तो वहाँ पर इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, अब इन बाकी टेक्स्ट को आप लोग घर जाके ना प्रैक्टिस करके एक दफ़ा चेक करना खुद कि ये किस तरीके से डिस्प्ले हो रहे हैं आपके कॉलम ब्राउज़र। समझ गया, सेमी कॉलम समझ गया। मैंने यहाँ पर देखो कॉपी का मैंने क्या लगाया, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद क्या है हमारे पास, ये हमारे पास सारी चीज़ें हो गई कंप्लीट। अच्छा स्टूडेंट्स, आप लोग मुझे काइंडली रिस्पांस दें। अरीशा, फुरकान, आप लोगों को समझ आ रही है सारी चीज़ें? यहाँ तक कोई चीज़ें अगर नहीं क्लियर तो काइंडली वो मुझसे पूछ लें। ठीक है, क्लियर है। अच्छा, अब हमारे पास आता है टैग वीडियो का। अच्छा, वीडियो का टैग आई थिंक हमने डिस्कस किया है क्लास में, मुझे याद पड़ रहा है। कोई मुझे बता सकता है? ठीक है, मतलब हमने डिस्कस किया है। चलो उसको हम थोड़ा सा एक दफ़ा दोबारा ओवरव्यू कर लेते हैं, ठीक है ना। अब अगर मैं यहाँ पे थोड़े से थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स की बात करूँ और मैं नीचे आऊँ और के बारे में हम थोड़ा सा और देखते हैं। अच्छा जी, इन्होंने कहाँ पे डिफ़ाइन किया हुआ है इसको? यहाँ पर किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने पहले बता दिया कि भाई HTML5 के अंदर जो है आपके पास एडिंग अ वीडियो टू योर पेज। ठीक है, अब वीडियो अगर आपको अपने पेज पे लेकर आनी है तो उसके लिए आपके पास सिंपल टैग का इस्तेमाल होता है। कौन सा? वीडियो का। मैं यहाँ पे सिंपल लिखूँगा वीडियो और SRC। अब SRC क्या है भाई? SRC वो चीज़ है कि सोर्स के अंदर मैं क्या देता हूँ, हमेशा लिंक देता हूँ। अभी चूंकि मेरे पास कोई वीडियो एज सच मेरे अपने फोल्डर के अंदर नहीं है तो मुझे थोड़ा सा बाहर जाना पड़ेगा। और यहाँ पर आई थिंक मेरे पास कोई वीडियो अगर मौजूद हो तो मैं लेट्स सी, ये रही वीडियो मेरे पास। इसको मैं करता हूँ कॉपी और मैं अपने फ़ोल्डर में आता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे आकर के मैं इसको कर देता हूँ पेस्ट। ठीक है, तो मेरी यहाँ पे हो रही है वीडियो अपलोड। जब तक मेरी वीडियो यहाँ पे अपलोड हो रही है, साथ में हम थोड़े से और इसके जो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स हैं उनको भी एक दफ़ा देख लेते हैं। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे ना कुछ चीज़ें और नहीं है सीखने के लिए। लाइक अब यहाँ पे एक चीज़ इस्तेमाल हो रही है, पोस्टर। देख रहे हो, वीडियो का टैग इस्तेमाल किया, उसमें SRC दिया। SRC देने के बाद अब मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। उसके बाद आपके पास यहाँ पे एक है पोस्टर। उसके बाद विड्थ और हाइट तो वही चीज़ है कि आप कितने विड्थ और कितनी हाइट पे इसको रखना चाह रहे हो। अच्छा, उसके बाद एक और चीज़ है प्री लोड और कंट्रोल्स। अच्छा, कंट्रोल्स के बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ा था कि अगर हमें यहाँ पे यूट्यूब की तरह कंट्रोल्स चाहिए तो उनके लिए हम लगाते हैं कंट्रोल्स का। अब ये प्री लोड, पोस्टर और ये एंड में इन्होंने यूज़ किया हुआ है लूप, ये क्या चीज़ है? ठीक है, तो उसके बारे में हम देखते हैं। अब देखो प्री लोड क्या है। दिस एट्रीब्यूट टेल्स द ब्राउजर what to do when the page loads. It can have one of three values. देखो प्री लोड का काम क्या है कि भाई जब भी आपका पेज लोड होगा उसके बाद उस वीडियो ने क्या करना है, आइदर चलना है, नहीं चलना है, या फिर क्या चीज़ शो करानी है। तो इसकी 3 वैल्यूज़ हैं। पहली तो है नन, यानी कि पेज रीलोड होने पे आपकी वीडियो नहीं चलेगी। दूसरी ये ऑटो। अब देखो, द ब्राउज़र शुड नॉट लोड द वीडियो अंटिल द यूज़र प्रेसेस प्ले। ठीक है, यानी कि जब तक यूज़र क्लिक नहीं करेगा जब तक आपकी वीडियो नहीं चलेगी। इसी तरीके से आपके पास ऑटो है, द ब्राउज़र एग्जैक्टली। अब देखो यहाँ पे क्या ऑटो का इन्होंने बताया हुआ है कि द ब्राउज़र शुड डाउनलोड द वीडियो व्हेन द पेज लोड्स, यानी कि जब भी आपके पास पेज लोड होगा ऑटोमेटिकली आपकी वीडियो डाउनलोड हो जाएगी आपके पास। अब है मेटा डाटा। द ब्राउज़र शुड जस्ट कलेक्ट इन्फॉर्मेशन सच एज द साइज, फर्स्ट फ्रेम, ट्रैक, लिस्ट एंड ड्यूरेशन। मतलब इन सब चीज़ों को खाली वो ट्रैक कर लेगा कि कितने ड्यूरेशन है, कितना साइज़ है आपके पास फ्रेम का, उन सबको ला के दिखा देगा, बट आपके पास वीडियो प्ले नहीं होगी। ठीक है, अच्छा अब क्या है आगे पास एक एट्रीब्यूट है ऑटो प्ले का। ये क्या काम कर रहा है? ये कर रहा है भाई व्हेन यूज दिस एट्रीब्यूट स्पेसिफाइज दैट द फाइल शुड प्ले ऑटोमेटिकली। क्या मतलब वो इस बात का कि भाई जब भी आपका पेज लोड होगा वीडियो ऑटोमेटिकली चलना शुरू हो जाएगी। बात समझ आई? अगर मैं यहाँ पे ऑटो प्ले का इस्तेमाल करता हूँ तो जो मेरी वीडियो है वो ऑटोमेटिकली प्ले हो जाएगी। वेबसाइट्स में ये होता है कि वीडियो प्ले होने से पहले ना वो एक टाइम स्टैम्प दिखाने के 5 4 3 काफी वीडियो प्ले होती है। देखो वो वीडियो के अंदर ही होता है वो हिस्सा जो आप बात करो ना 5 4 3 2 1, वो बेसिकली वीडियो का ही पार्ट होता है जो कि स्टार्टिंग में डिस्प्ले होता है। देन फिर जो प्रॉपर कंटेंट है वो आपको शो हो रहा होता है वीडियो का। ठीक है, बात समझ आ रही है?
अच्छा, उसके बाद क्या है, आपके पास एक लूप है कि भाई अब लूप आ गया। अब देखो लूप को समझो। When use this attribute indicates that the video should start playing once playing again once it has ended। मतलब क्या हुआ इस बात का कि भाई जब भी मैंने लूप का इस्तेमाल किया तो अब क्या होगा कि जब भी मेरी वीडियो एंड तक पहुंचेगी खुद ब खुद दोबारा प्ले हो जाएगी, फिर खुद ब खुद दोबारा प्ले हो जाएगी। यानी कि हर दफ़ा मुझे खुद प्ले करने की ज़रूरत नहीं है, मेरी वेबसाइट पे प्ले होती रहेगी। यानी कि पूरे लूप में चलती रहेगी वो। बात समझ आ रही है? बोर तो नहीं हुआ है बैठे बैठे? है भाई? अच्छा, अब देखो पोस्टर का काम क्या है। दिस एट्रीब्यूट अलाउज यू टू स्पेसिफाई एन इमेज टू शो वाइल द वीडियो इज डाउनलोडिंग और अंटिल द यूजर टेल्स द वीडियो टू प्ले। अब देखो होता क्या है अक्सर औकात कि आप लोगों ने देखा होगा अक्सर वेबसाइट्स पे कि एक इमेज शो हो रही होती है पहले। जैसे ही आप उस इमेज पे क्लिक करते हो उसके बाद वो वीडियो आपकी प्ले होती है। जैसे आप थंबनेल भी बोल सकते हो, क्योंकि अगर हम यूट्यूब के ऊपर देखें तो यूट्यूब की टर्मिनोलॉजी में उसे हम थंबनेल बोलते हैं। यहाँ पर हम उसे एज अ पोस्टर का नेम दे के ट्रीट करवा रहे हैं। नहीं समझ आई बात? आई समझ? नहीं आई? देखो पोस्टर का काम क्या है, जैसे अगर मैं यहाँ पर यूट्यूब खोलता हूँ, ठीक है। अब देखो यूट्यूब पे क्या होता है कि आपके पास होते हैं थंबनेल्स। लाइक अब जो वीडियो है आपके पास, ये देख रहे हो, ये सारे थंबनेल हैं। यानी कि इनके अंदर ये सारा कंटेंट नहीं होगा, ये वाली स्क्रीन नहीं होगी। लाइक ये पूरा ऊपर से देख रहे हो, ये थंबनेल है। अब जो कंटेंट है उसको इग्नोर करो, बट समझो कि भाई जैसे ये पूरी इमेज है, ये थंबनेल के तौर पे इस्तेमाल हुई हुई है। अब अगर मैं यहाँ पे लेट से यहाँ पर अगर मैं आऊँ और आप लोगों को थोड़ा सा दिखाऊं, तो ये जितनी भी चीज़ें आप लोगों को नज़र आ रही है ना ऊपर ऊपर से, ये सारी थंबनेल या कह लो पोस्टर है, ठीक है। अब इसके अंदर सारा कंटेंट है। जैसे यूज़र इसको प्ले करेगा उसके बाद जो कंटेंट है वो नज़र आना शुरू होगा। बात समझ आ रही है मेरी? तो अब जैसे मैं यहाँ पे देख लेता हूँ कि मेरी वीडियो, ठीक है, यहाँ पे अंदर आ चुकी है। अब मैं यहाँ पे वीडियो का जो लिंक है वो मैं इसको प्रोवाइड कर देता हूँ, ठीक है। मैं इसको करता हूँ सेव और मैं आता हूँ अपने ब्राउज़र के ऊपर और स्टेप बाय स्टेप मैं सारे जो मेरे पास टैग्स हैं उनका इस्तेमाल करूँगा, ठीक है। अच्छा, वीडियो का टैग मैंने इस्तेमाल कर तो लिया, लेकिन वीडियो की मैंने हाइट और विड्थ डिफ़ाइन नहीं करी, ठीक है। तो हाइट डिफ़ाइन कर देता हूँ मैं इसकी लेट से 100 और विड्थ में डिफ़ाइन कर देता हूँ लेट से 200। बिल्कुल ऐसा ही है, देना पड़ेगी हमें लिंक। जैसे आप लोग जस्ट लाइक एन इमेज आप इस्तेमाल करते हो, बिल्कुल उसी तरीके से पोस्टर के अंदर भी एक लिंक आएगी आपके पास। अच्छा, ये हमारी जो वीडियो का टैग है उसको रीड क्यों नहीं कर रहा? अच्छा, तो देखते हैं क्या इशू है हमारे पास। अच्छा, ये वीडियो का जो फॉर्मेट है बेसिकली वो उसको भी रीड नहीं कर रहा। तो हम लेट से कोई और सी वीडियो को ले आते हैं यहाँ पर। अब अगर मैं थोड़ा सा पीछे जाऊँ और यहाँ पर आते हैं तो इस वाली वीडियो को हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर आकर के अपने जो फोल्डर है हमारा में कर देते हैं पेस्ट, ठीक है। अब होपफुली जो हमारी वीडियो है वो अब प्ले हो जाएगी, ठीक है। अब मैं यहाँ पे सबसे पहले क्या करूँगा, इस लिंक को यहाँ से रिमूव करूँगा, ठीक है। देखो अब विद इन द, अगर आपके पास फोल्डर यानी कि सेम फोल्डर में है तो एक डॉट लगा के स्लैश लगाओगे, अगर फोल्डर के बाहर है तो दो डॉट लगा के फिर फॉरवर्ड स्लैश लगाओगे। ये बात तो पता है ना? ठीक है। अब मैं देखो उसको सेव करता हूँ, लेट्स सी अभी हमारे पास डिस्प्ले होता है कि नहीं होता। अभी भी डिस्प्ले नहीं कर रहा ये। ओके, तो आई थिंक हमने यहाँ पे फॉर्मेट गलत यूज़ किया हुआ है, ये एक इमेज है शायद, राइट। तो हमें इसको यूज़ नहीं करना, ये बेसिकली इमेज लगा दी थी हमने। मैं अगर बाहर आऊँ तो एंडिंग पेज, अच्छा ये रही वीडियो बेसिकली हमारी ना। इसको एक दफ़ा हम प्ले करके भी देख लेते हैं। ठीक है, तो ये वीडियो हमारे पास प्ले हो चुकी है। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और फिर अपने पास फोल्डर में वापसी ले आता हूँ, ठीक है। अब होपफुली हमारा जो मसला है वो हल हो जाएगा, ठीक है।
तो अब मैं आता हूँ अपने ब्राउज़र के ऊपर और चेक कर लेता हूँ। तो हमारे पास यहाँ पे वीडियो का जो बॉक्स था वो यहाँ पे आ गया, लेकिन अभी मैं इसको यहाँ पे ना प्ले कर पा रहा हूँ ना कुछ कर पा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने इसको कंट्रोल्स नहीं दिया हुआ। अब मैं जब तक यहाँ पे कंट्रोल्स डिफाइन नहीं करूँगा, जब तक कि मेरा जो इस पर कंट्रोल है वो मुझे हासिल नहीं होगा। ठीक है, जैसे ही मैंने यहाँ पे कंट्रोल्स लिख के मैंने इसको सेव किया, अब देखना क्या होगा। द मोमेंट मैंने किया, देखो मेरे पास यहाँ पे प्ले का बटन आ गया, मेरे पास यहाँ पे वॉल्यूम का बटन आ गया, साइज़ को इंक्रीज करने का ऑप्शन है मेरे पास यहाँ पर आ गया, क्वालिटी का ऑप्शन आ गया मेरे पास, स्पीड का ऑप्शन आ गया। देख रहे हो, सारी चीज़ें आ गई। अब मैं इसको जैसे प्ले करूँगा तो मेरे पास यहाँ पे वीडियो प्ले हो जाएगी। इसका वॉल्यूम मैंने कम कर दिया, तेज़ कर दिया। ठीक है, बात समझ रहे हो? तो हम लोग वॉल्यूम कम कर सकते हैं, पॉज कर सकते हैं, बिल्कुल। स्क्रीन कर सकते हैं। अब हमने यहाँ पे और भी चीज़ें पढ़ी थी, कौन कौन सी? देखो, प्री लोड्स। अब देखो प्री लोड्स के बारे में आपने पढ़ा था, क्या चीज़ थी कि भाई जब भी आपका ब्राउज़र लोड हो तो उस टाइम पर आपको वो बताए। ठीक है, अब मैं जैसे यहाँ पे प्री लोड देता हूँ, प्री लोड की वैल्यू है यहाँ पे लेट से ऑटो, या मैं अभी यूज़ कर रहा हूँ मेटा डेटा। अब देखो मैं जैसे ही सेव करता हूँ, सॉरी, अब देखो मैंने सेव किया, सेव करने के बाद मेरा जो पेज है वो लोड हो रहा है। ठीक है, ऊपर देखो, ठीक है, लोड हुआ, लोड होने के, अच्छा अभी भी लोड हो रहा है। अब देखो लोड हो गया, लेकिन जो मेरी वीडियो थी वो ऑटोमेटिक प्ले नहीं हुई, यानी कि उसने इसका साइज़ वगैरह सब कुछ ला के दिखा दिया पहले ही। यही चीज़ इसने यहाँ पे बोली हुई है, क्या बोली हुई है? दिस एट्रीब्यूट टेल्स अ ब्राउजर व्हाट टू डू व्हेन द पेज लोड्स, इट कैन हैव वन ऑफ थ्री वैल्यूज़। अब देखो हमने कौन सी यूज़ की है? मेटा डाटा। देखो कहाँ गई हमारी वैल्यू, अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये रही। अब मेटा डाटा क्या बोलते हैं कि द ब्राउजर शुड जस्ट कलेक्ट इन्फॉर्मेशन सच एज साइज, फर्स्ट फ्रेम, ट्रैक, लिस्ट एंड ड्यूरेशन। इसने क्या किया, जैसे ही मेरे पास लोड हुआ, देखना इसने लोड करके मुझे यहाँ पे फ़ौरन ला के दिखा दिया, क्या मेरी जो वीडियो थी उसका फ्रेम, उसमें कंट्रोल्स ला के दिखा दिए, बॉर्डर वगैरह अगर हैं इसमें तो वो ला के दिखा दिए। उसके बाद मेरा पेज यहाँ पे लोड हो गया। सही है। अब अगर मैं इसकी जगह पे लेट से कोई और वैल्यू यूज़ करता हूँ, ऑटो अगर मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, तो अब ऑटो मैंने यहाँ पे यूज़ किया। अब देखना इसने भी क्या काम किया, मुझे ऑटोमेटिकली सारी की सारी चीज़ें लाके यहाँ पे ऐसे कैसे दिखा दी। ये बात बोली भी है, द ब्राउजर शुड डाउनलोड द वीडियो व्हेन द पेज लोड्स। इसने भी वही काम किया कि जैसे ही पेज लोड हुआ इसने वीडियो को मेरे डाउनलोड कर लिया। डाउनलोड का मतलब ये नहीं है कि इसने नेट से उठाया, क्योंकि वीडियो तो हमारे पास डाउनलोड ऑलरेडी हुई भी है फाइल के अंदर, तो उसने उसमें से उठा के मुझे यहाँ पे डिस्प्ले करवा दिया। ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं यहाँ पर आऊँ, और ये तो आपके पास बात हो गई प्री लोड्स की ना, और यहाँ पे आपके पास लूप्स हैं, पोस्टर्स हैं और ऑटो प्ले है। तो अगर मैं यहाँ पे देता हूँ ऑटो प्ले, ठीक है, और अब मैं अपने ब्राउज़र पे आता हूँ और अब मैं इसको सेव करता हूँ, लेट्स सी। अच्छा, अभी इसने ऑटो प्ले नहीं किया मुझे। अगर मैं यहाँ से प्री लोड्स की जो वैल्यू है उसको भी हटा देता हूँ और अब मैं सेव करता हूँ, देखो प्ले हो गई वीडियो ऑटोमेटिकली। बात समझ आ रही है? तो अब मैं इसको यहाँ से आकर के रोक भी सकता हूँ। आई बात समझ? तो अब मैं अगर आऊँ अपने और भी टाइप्स के ऊपर, तो यहाँ पर है लूप। अब देखो जब भी मैं यहाँ पर लूप का इस्तेमाल करूँगा, इट मीन्स कि इसको अब चलना है पूरे एक लूप में। ठीक है, और अब मैं इसको करता हूँ सेव, और अब देखना वीडियो ऑटोमेटिक चल गई। सॉरी, दोबारा बोले? यूट्यूब पे भी देखिए ना आपने। ठीक है, अब देखो जैसे वीडियो मेरे पास ख़त्म होगी, लेट से मैं अगर यहाँ पर आ जाऊँ और मैं बिल्कुल एंडिंग पे आ जाऊँ, ठीक है, अब देखना अभी मैंने प्ले नहीं किया, खुद बहुत प्ले हो गई, देख रहे हो? तो ये काम है बेसिकली लूप का, कि लूप ऑटोमेटिक इसको बार बार चलाता रहेगा। अच्छा, ये आप लोगों ने अक्सर देखा होगा वेबसाइट्स में, इसका अगर मैं साइज़ थोड़ा सा बड़ा कर दूँ ना, तो आप लोगों को आई होप्स हो कि समझने में और आसानी हो। तो मेरे पास जो वीडियो है वो चलती रहेगी यहाँ पे। ठीक है, अब मैं अगर इसको बिल्कुल एंड पे ले आऊँ और अब एंड पे जाके मैंने इसको छोड़ दिया, तो ये खुद ब खुद दोबारा स्टार्ट हो गई, मुझे मतलब प्ले करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। ये काम है बेसिकली किसका, लूप का।
अच्छा, और हमने कंट्रोल्स के बारे में देख लिया, प्रीलोड के बारे में हमने देख लिया, अब रह गया हमारे पास पोस्टर। तो अब देखो पोस्टर कैसे इस्तेमाल करते हैं। लेट्स से मैं यहाँ पर कोई भी एक इमेज को ले आता हूँ, ठीक है। मैं आता हूँ अपने पास पहले। अच्छा, एक काम करते हैं, हमारे पास कोई भी इमेज होगी, लाइक ये वाली अगर मेरे पास इमेज है जेपैग, ठीक है। तो मैं इसी इमेज को कॉपी करता हूँ और इस इमेज को कॉपी करने के बाद मैं अपने पास ले आता हूँ, ठीक है, अपने पास कहाँ पे, फोल्डर में, ठीक है। अब देखना, मैं आया अपने पेज के ऊपर, ठीक है। ये आवाज़ मैं पहले बंद कर देता हूँ। अब मैं आता हूँ कोड पे और मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्या, पोस्टर। ये आप एग्जैक्टली अब देखो, जैसे ही मैंने पोस्टर लिखा, पोस्टर लिखने के बाद मैंने इसकी दे दी एक इमेज। अब देखो जैसे ही मेरा पेज हुआ लोड, पहले मेरे पास क्या आई, इमेज आई। इमेज आने के बाद देन मेरे पास फिर वीडियो आई। नहीं आई बात समझ? यूट्यूब पे कैसे होता है? एग्जैक्टली अब चूंकि मैंने यहाँ पे क्या लगाया हुआ है, एक तो मैंने लगाया हुआ है लूप और एक मैंने लगाया हुआ है ऑटो प्ले। अब अगर मैं यहाँ से ऑटो प्ले हटा दूँ, मैं नहीं चाह रहा कि भाई ऑटोमेटिक प्ले हो, ये मैं करता हूँ सेव। देखो मेरे पास पहले क्या आया, पोस्टर आया, ठीक है। अब जैसे ही मैं प्ले करूँगा, देखना पोस्टर हट जाएगा, वीडियो आ जाएगी। आ गई बात समझ? तो ये काम होता है बेसिकली पोस्टर का। तो ये चीज़ यूज़ होती है, हाँ अगर आप चाहो तो वीडियो के अंदर मल्टीपल चीज़ें यूज़ कर सकते हो। तो उसके लिए आपको मैंने सारी चीज़ें बता दी कि भाई क्या क्या चीज़ें इसमें यूज़ होती हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे वीडियो के टैग को भी इन डेप्थ डिस्कस कर लिया। अच्छा जी स्टूडेंट्स, तो आप लोगों को चीज़ें क्लियर हुई? आयशा, फुरकान, आप लोगों को? जी स्टूडेंट्स, ठीक है। अब हम चलते हैं थोड़ा सा और आगे, और इसमें बताया हुआ इन्होंने कि मल्टीपल वीडियो सोर्सेज। अच्छा अब ये क्या है भाई, कि भाई देखो आपके पास ज़रूरी नहीं है कि एक वीडियो, आपके पास मल्टीपल वीडियोस भी हो सकती हैं। तो उसके लिए क्या है कि आपने वीडियो का टैग इस्तेमाल किया, ठीक है। पोस्टर बता दिया कि चलो भाई पोस्टर आपने लगा दिया, आपने प्री लोड्स भी लगा दिए, कंट्रोल्स लगा दिए, लूप लगा दिया, हाइट विड्थ सेट कर दी इसकी। उसके बाद यहाँ पे आपने क्या किया, एक सोर्स का टैग इस्तेमाल किया, ठीक है। अब सोर्स का टैग क्या करेगा कि अब जो आपकी वीडियो है, लाइक अगर आपने एक वीडियो का यूज़ किया हुआ है, दो का यूज़ किया हुआ है, तो उन दोनों को जो है ना ला के आपको यहाँ पे शो करवाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं आऊँ तो यहाँ पे इसने ये चीज़ बताई हुई है कि टू स्पेसिफाई द लोकेशन ऑफ द फाइल टू बी प्लेड यू कैन यूज द सोर्स एलिमेंट इनसाइड द वीडियो एलिमेंट। दिस शुड रिप्लेस द SRC एट्रीब्यूट ऑन द ओपनिंग वीडियो टैग। इसने क्या बोला हुआ है कि भाई अगर आप SRC के टैग को रिप्लेस करना चाह रहे हो, यानी कि आप नहीं चाह रहे कि भाई SRC का यूज़ करो वीडियो के टैग के अंदर, तो आप क्या कर सकते हो कि वीडियो के टैग जो आपका ओपनिंग टैग है उसके अंदर, यानी कि ओपनिंग टैग के अंदर, यानी कि ओपनिंग टैग आपका ख़त्म हुआ यहाँ पर। अब अगर मैं थोड़ा सा यहाँ पर आपको दिखाऊं तो आपका ओपनिंग टैग यहाँ पे ख़त्म हो गया है, ठीक है। इसके बाद दूसरा टैग आपके पास स्टार्ट हो रहा है, कौन सा, SRC का। ठीक है, बात समझ आ रही है? यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपके पास ओपनिंग टैग है। इसके बाद इसके अंदर आपने डिफाइन किया सोर्स को, दूसरी सोर्स को, और फिर इन दी एंड आपने यहाँ पे वीडियो के टैग को एंड कर दिया। बात समझ आई? अब अगर मैं इसको यहाँ पे करके दिखाऊँ आपको सेम, और मैं यहाँ से बोलूँ कि भाई मुझे यहाँ पे SRC का इस्तेमाल नहीं करना, लेट से मैं यहाँ से हटाना चाह रहा हूँ इसको, पूरे MP4 की जो फाइल है मैं इसको यहाँ से कट करना चाह रहा हूँ, और मैं बोल रहा हूँ कि भाई लेट से इस जो वीडियो का टैग है इसके अंदर मैं यूज़ करना चाह रहा हूँ सोर्स का, ठीक है। तो उसके लिए क्या तरीका है कि मैं सोर्स लिखूँगा, सोर्स लिखने के बाद मैं इसी के अंदर SRC का इस्तेमाल करूँगा, ठीक है। और इसके अंदर मैं जो है वो अपने जितने भी टैग्स हैं उनका मतलब जो लिंक है वीडियो की वो यहाँ पे प्रोवाइड कर दूँगा इसको, ठीक है। अच्छा अब मैं करूँगा सेव, तो देखना मेरे पास सेम वीडियो यहाँ पे आ गई। आ रही है बात समझ? अब आप लोग बोलोगे यार ये तो हमने सिर्फ एक ही सोर्स का यूज़ किया है, लेट से मैं यहाँ पे एक और सोर्स का यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। अब सेव करता हूँ, अब देखो क्या होगा।
अब अगर मैं पहले इसको प्ले करूं, अब देखो, अच्छा अभी हमारे पास जो वीडियो है वो हो रही है एक ही मरतबा प्ले, यानी कि जो वो फाइल है वो सिर्फ एक ही फाइल को रीड कर रहा है। इसके बारे में हम थोड़ा सा यहाँ पे पहले देख लेते हैं कि ये ऐसा क्यों हो रहा है हमारे पास। मे बी पॉसिबल है कि हमने वीडियो की एक ही लिंक प्रोवाइड की है, इस वजह से भी वो एक ही वीडियो को खाली रीड कर रहा है हमारे पास, ठीक है। अच्छा अब अगर हम थोड़ा सा और आगे आएँ और यहाँ पर देखें टाइप के बारे में, तो टाइप क्या है आपके पास, यू शुड यूज़ दिस एट्रीब्यूट टू टेल द ब्राउज़र व्हाट फॉर्मेट द वीडियो इज़, अदरवाइज इट विल डाउनलोड सम ऑफ द वीडियो टू सी इफ़ इट कैन प्ले द फाइल विच विल टेक टाइम एंड बैंडविड्थ। अब क्या कह रहा है कि अगर आप टाइप का डिफाइन कर देते हो कि भाई आपकी जो फाइल है उसकी टाइप क्या है, लेट से यहाँ पर अगर यहाँ पे देखो उन्होंने टाइप डिफाइन की हुई है क्या, वीडियो, ठीक है। तो इससे होगा क्या कि भाई आपकी जो बैंड विड्थ कह रहे हैं कि वो बच जाएगी, मतलब ब्राउज़र खुद ब खुद ऑटोमेटिकली उसको पहले डिफाइन करे, खुद सोचे कि भाई आपके फॉर्मेट क्या है, फिर उसको वहाँ पे असाइन करे। इससे बेहतर यह है कि आप पहले से उसको टाइप असाइन कर दो ताकि उसका टाइम भी बचे और उसकी बैंड विड्थ भी बचे। बैंड विड्थ क्या होती है कि जब भी आप किसी भी होस्टिंग के ऊपर अपनी वेबसाइट को अपलोड करते हो ना, तो वहाँ पर लाइक आपके पास एक फ़ाइल का साइज़ है KB का, तो वो वहाँ पे आपकी बैंडविड्थ काउंट हो रही होती है, ठीक है। उतना ज़्यादा आपके पास वेबसाइट के ऊपर फिर जितना लोड जाएगा उसके हिसाब से आपकी वेबसाइट फास्ट और स्लो वर्क करेगी। बात समझ आ रही है? अच्छा अब अगर हम थोड़ा सा और नीचे आएँ तो यहाँ पर उन्होंने बताया हुआ है कि भाई अब आप ऑडियो ट्रैक को भी ईजिली HTML5 के अंदर लगा सकते हो, ठीक है। अगर आपको ऑडियो का ट्रैक लगाना है, लेट से इन्होंने यहाँ पर देखो एक ऑडियो का ट्रैक लगाया हुआ है, तो इसके लिए इन्होंने यहाँ पर टैग को बताया हुआ नहीं है यहाँ पे इन्होंने अलग से। अगर हम थोड़ा सा और नीचे आएँ तो यहाँ पर इन्होंने बताया हुआ है कि भाई ऑडियो का आप यूज़ करोगे टैग का, और यहाँ पे लिखोगे ऑडियो और अंदर आप दोगे SRC के अंदर आप क्या दोगे, कोई भी ऑडियो की फाइल आपके पास हो सकती है वो यहाँ पर दोगे। अभी मेरे पास कोई भी ऑडियो की फाइल नहीं है, तो आप घर जा करके उसको लगा के चेक करना, होपफुली ये वर्क कर लेगा, ठीक है। इसके बाद ऑडियो के टैग के अंदर भी सेम चीज़ है, कंट्रोल्स हैं आपके पास, ठीक है, और ऑटो प्ले का ऑप्शन भी है आपके पास कि अगर आप चाह रहे हो कि यार ऑटोमेटिक आपको जो ऑडियो ट्रैक है वो प्ले होता रहे, तो आप यहाँ पे ऑटो प्ले लगा सकते हो। अगर आप चाह रहे हो कि आप खुद कंट्रोल करो ऑडियो को, तो आप यहाँ पे कंट्रोल्स का इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। और इसमें भी वही प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है, प्री लोड की प्रॉपर्टी है, लूप की प्रॉपर्टी है, ऑटो प्ले की प्रॉपर्टी है, जस्ट लाइक द वीडियो, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे उन्होंने वही बात बताई हुई है कि अगर आपको मल्टीपल सोर्सेज देनी है तो आप ऑडियो के टैग के अंदर सोर्स टैग का इस्तेमाल कर सकते हो और उसके अंदर अपनी जो लिंक है उसको प्रोवाइड कर सकते हो, ठीक है। बात समझ आ रही है? तो यहाँ पर आकर के हमारी जो HTML है वो पूरी कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। यहाँ पर आके हमारी पूरी HTML कंप्लीट हो गई। अब इसके बाद हमारे पास जो टॉपिक स्टार्ट होगा वो होगा CSS का, ठीक है। अच्छा यहाँ तक किसी को कोई कन्फ्यूजन हो, कुछ मसला हो, कुछ पूछना हो तो वो अभी पूछ सकता है ताकि उसके कॉन्सेप्ट्स अभी फ़ौरन जो है वो क्लियर हो जाएं, ठीक है। तो फॉर्म्स के लिए पहले आप इस्तेमाल करते थे फॉर्म्स का टैग, लाइक आप यहाँ पर आते थे, आपने यहाँ पे लिखा, पहले मैं नीचे आता हूँ, यहाँ पे आपने यहाँ पे फॉर्म लिखा, ठीक है। फॉर्म के अंदर आपने टैग का इस्तेमाल किया, आपको कौन सा वाला फॉर्म चाहिए ताकि यहाँ पर डिफाइन कर सकते हो आप कौन सा चाहिए। लेट से अगर आपको चाहिए सबमिट का, तो यहाँ से आप सबमिट के लिए करा सकते हो, इनपुट की फील्ड, ठीक है, एग्जैक्टली इनपुट के बाद आपके पास आइए, इनपुट की फील्ड आ गई आपके पास, बटन इनपुट आ गया आपके पास, चेक बॉक्स, ठीक है। इसी तरीके से आप यहाँ पे मल्टीपल चीज़ें दे सकते हो, ठीक है। अच्छा जी, तो बताएं स्टूडेंट्स, सारी चीज़ें क्लियर हैं आप लोगों को? ठीक है, क्लियर हैं। अच्छा अब मुझे बताओ कि HTML तो आप लोगों ने पूरी कंप्लीट कर ली और आप लोगों में से मैक्सिमम लोगों ने अभी HTML घर जाकर के रिवाइज भी नहीं करी है, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट वीक मैं प्लान कर रहा हूँ कि एक छोटा सा टेस्ट ले लिया जाए आप लोगों का HTML से रिलेटेड, तो क्या कहते हो आप लोग, ले पाओगे टेस्ट? जी स्टूडेंट्स बताएं, ले लूँ टेस्ट? कोई मसला तो नहीं है? ऑनलाइन वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो रिस्पॉन्स नहीं कर रहे। अच्छा एक का रिस्पॉन्स आया, येस नो प्रॉब्लम, ठीक है। देखो कुछ भी नहीं होगा, बस आप लोगों ने घर जाना है, अगर आप लोगों के पेपर्स वगैरह भी चल रहे हैं, कुछ भी है, तो आप लोगों ने सिर्फ एक मरतबा रिवाइज करना है कॉन्सेप्ट को बस,
टेबल्स हैं, फॉर्म्स हैं, और छोटे छोटे आपके पास टैग्स हैं, हेडिंग का टैग है, और आपके पास मल्टीपल टैग्स हैं, पैराग्राफ का टैग है, स्पैन का टैग है, बोल्ड है, टैलिक है, मतलब मल्टीपल टैग्स हैं। इनको आपने अगर प्रॉपर समझा हुआ है ना, और अगर आपने प्रैक्टिस करी हुई है, यानी कि अगर आपने असाइनमेंट्स वगैरह सारे करे हुए हैं, तो आपको बिल्कुल ही मुश्किल नहीं होगी रिवाइज करने में इसको। चीज़ है कि नोट किया वो फॉर्म्स का समझना, टेबल का समझना। बिल्कुल। अच्छा, मैं ये करूँगा कि मैं ये करूँगा कि मैं जो है ना एक क्विज की फॉर्म में ले लेता हूँ टेस्ट, या फिर मैं कोडिंग का टेस्ट लूँ। सब कोडिंग से डर रहे हैं। भाई देखो, क्विज तो एक जस्ट एक कॉम्प्लीमेंट्री है कि यार आपके कॉन्सेप्ट्स वहाँ से डिफाइन होते हैं, बट काम डिफाइन कैसे होगा, वो आपका जब डिफाइन होगा जब आप खुद कोडिंग करोगे बैठ के। बात समझ आ रही है? तो एक काम करते हैं, एक टेस्ट हम ले लेते हैं क्विज का, जिसमें आपके कॉन्सेप्ट सारे समझ में आ जाएंगे मुझे कि कितने क्लियर हैं कितने नहीं है। और एक हम ले लेंगे कोडिंग का। कोडिंग का भी मैं आपको, जैसे लास्ट क्लास में मैंने एक प्रॉब्लम दी थी आखिरी क्लास में, और मैंने कहा था कि ये प्रॉब्लम आप लोगों ने करनी है बैठ के अभी सॉल्व। तो वो भी ऐसी प्रॉब्लम होगी रियल वर्ल्ड, कोई मैं आपको टास्क दे दूंगा कि भाई ये चीज़ है, इसको आपने बनानी है। अब आप खुद सोचो कि यार मैं कौन कौन से टैग्स वहाँ पे लगाऊँ, कौन कौन सी चीज़ें वहाँ पे लगाऊँ, किस तरीके से डिफाइन करूँ। बात समझ आ रही है? तो ये टेस्ट आई थिंक अब हम लेंगे नेक्स्ट संडे वाले दिन। ठीक है, सैटरडे को मैं पढ़ा दूंगा थोड़ा बहुत आप लोगों को और मज़ीद, और जो चीज़ें आप लोगों को क्लियर नहीं होंगी तो वो सैटरडे तक का मैं आपको टाइम दे रहा हूँ, आप लोग समझ लेना मुझसे सैटरडे तक। सैटरडे वाली क्लास में भी समझ सकते हो आप लोग बैठ के आके मुझसे, और चाहो तो मैसेज करके भी पूछ लेना। ठीक है, उसके बाद हम अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो स्टार्ट करेंगे। अच्छा, मुझे अब ये बताओ कि जो नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग क्या स्टार्ट करें, फिग्मा स्टार्ट करें UI UX के लिए, या फिर हम CSS स्टार्ट करें? फिग्मा स्टार्ट करें, CSS स्टार्ट नहीं करें? देखो, फिग्मा तो बहुत छोटा पार्ट है आपका, मतलब छोटा पार्ट इस सेंस में नहीं कि छोटा पार्ट है, बट ये कि फिग्मा छोटा टॉपिक है आप लोगों का, इतना ज़्यादा टाइम कंज्यूम नहीं करेगा। क्योंकि CSS जो है ना एक ऐसी चीज़ है कि आप लोगों का टाइम जो है ना काफ़ी कंज्यूम करेगी है। देखो, 50-50% रिस्पॉन्स आ रहा है आप लोगों के पास से, रिस्पॉन्स आ रहा है फिग्मा का, और ऑनलाइन स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि भाई CSS स्टार्ट करें। तो मुझे बताओ कि मेरे ख्याल से क्योंकि वो शॉर्ट है, वो पहले देखो, मैं ये चाह रहा था कि मैं ना आप लोगों की पहले स्टार्ट करवा दूं CSS, और CSS के साथ ही ना बीच बीच में हम थोड़ा बहुत फिग्मा पढ़ लिया करेंगे, क्या कहते हो? ठीक है, क्योंकि CSS में ना देखो कॉन्सेप्ट ज़्यादा हैं। HTML तो कुछ भी नहीं था आपका, मतलब छोटा सा एक पार्ट था, ये ख़त्म हो गया आप लोगों का। अब ऑलमोस्ट आपके अभी जो होने वाला है, तकरीबन महीना भी हुआ नहीं, होने वाला है, 2-3 दिन रहेगा महीना कंप्लीट होने में। लास्ट आई थिंक हमारी क्लास स्टार्ट हुई थी 25 जुलाई को, 25 जुलाई को आपके पास था संडे, और हमने यानी कि अपनी क्लास स्टार्ट कब की थी, अगर हम कैलेंडर खोल के यहाँ पर देखें, सॉरी जुलाई में कह रहा हूँ, जून। ठीक है, तो यानी कि हमने प्रॉपर जो स्टार्ट लिया है वो लिया है 26 से आई थिंक। ठीक है, तो 26 हो गया, और यानी कि आप समझ लो कि 1 जुलाई से आपने स्टार्ट किया प्रॉपर पढ़ना। और 1 जुलाई में भी 1 जुलाई पूरी नहीं होगी, क्योंकि सैटरडे संडे अगर आप वहाँ से देखो तो वहाँ पे काउंट करो, तो ये बन जाता है 2 तारीख, सही है। तो महीना भी हुआ नहीं, होने वाला है, तो आपकी HTML पूरी कंप्लीट हो गई। अब आपकी जिम्मेदारी क्या है कि HTML तो पूरी कंप्लीट हो गई है, इसको पक्का करना है। घर जाकर के प्रैक्टिस करो, अगर PC नहीं है भले से पेपर निकालो, पेन निकालो, प्रैक्टिस करो, टैग्स लिखो खुद अपने हाथ से, और कॉन्सेप्ट्स बनाओ, और जहाँ फंसो उसको मुझसे पूछो, गूगल करो, नेट से देखो। इससे पता क्या होता है, जब बंदा खुद कर रहा होता है ना रिसर्च, जहाँ फंस रहा होता है, देखो पहली तो प्रेफरेंस तो ये है कि भाई आप लोग खुद जो है ना कोड करो, क्योंकि जब तक हाथ से कोड नहीं करोगे ना, जब तक ना मज़ा आएगा काम करने में, और ना ही कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। सेकेंडली, खुद से टैग्स लिखना शुरू करो। एक कॉन्सेप्ट ले लो कि यार मुझे टेबल बनाना है, आज बैठ के पेपर निकाला, बगैर देखे पिछले टैग्स टेबल बनाना स्टार्ट कर दिया, टेबल पूरा बनाया। अगर कहीं फंस रहे हो तो वो फिर बुक खोलो, बुक में देखो, जहाँ प्रैक्टिस की है वो फाइल खोलो, वो देखो। इस तरह से करते करते प्रैक्टिस करोगे ना, तो फिर हाथ सेट होगा। जब HTML पूरी पक्की हो जाएगी ना, तो फिर आपको HTML की टेंशन नहीं होगी, फिर आप करोगे यार बस सिर्फ मुझे इसके ऊपर स्टाइलिंग अप्लाई करनी है, और स्टाइलिंग अप्लाई करोगे ना तो बहुत मजा आएगा पढ़ने में भी। और क्योंकि अभी तो सिर्फ कर रहे हो इस्तेमाल टैग्स का, अब इनको करोगे स्टाइल। हाँ, अब देखोगे, अब तुम लोग यहाँ पे देखोगे भाई, अब यहाँ पे ना कलरफुल चीज़ें नज़र आएंगी, कलर्स होंगे बहुत सारे यहाँ पे, इमेजेस के अंदर, हेडिंग्स के अंदर, मल्टीपल तरीक़ों से आप चीज़ों को स्टाइल कर सकते हो, दिखा सकते हो, रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो बहुत सारी चीज़ें होंगी, और बहुत आएगी ना पढ़ने में आपको, और मज़ा भी आएगा। और मज़ा तब आएगा जब कॉन्सेप्ट रखोगे क्लियर HTML के। ठीक है, तो हमारे पास क्या क्या चीज़ें हो गई, संडे वाले दिन हम लेंगे एक टेस्ट, आइदर वो क्विज का हो सकता है, आइदर वो कोडिंग हो सकता है, अभी सरप्राइज़ है, वो मेरे ऊपर है, नेक्स्ट संडे को।
ये संडे तो मैं पढ़ाऊँगा, ठीक है, थोड़ा बहुत, और अगर जिसको वो चीज़ें क्लियर नहीं है वो क्लियर कर लेगा। बाकी ये है कि अब जो अगला संडे यानी कि जो नेक्स्ट वीक का, उसमें हम लेंगे टेस्ट, ठीक है। आप कह लो कि यहाँ पे अगर मैं कैलेंडर ओपन करके देखूँ तो तारीख क्या पड़ रही है, 31 जुलाई, ठीक है। इसको होगा आपका एक टेस्ट, सब नोट डाउन कर लेना अपने पास। अच्छा, मैं क्विज भी ले सकता हूँ, मैं जो है वो कोडिंग का भी ले सकता हूँ, इट्स अप टू मी। आपने तैयारी रखनी है अपनी दोनों तरीके से, और उसमें डिफाइन होगी स्किल्स आपकी कि भाई किस बच्चे की कितनी ज़्यादा तैयारी हुई हुई है, सही है। देखो बहाना निकालने वाली अगर देखो ना चीज़ें, तो बहाना बहुत सारे मिल जाएंगे, लेकिन उनको ओवरकम करो कि यार अगर मेरे पास कुछ चीज़ अगर पीसी नहीं है तो पेपर पे करो, पेपर नहीं, अगर पीसी है तो पीसी पे करो, कुछ भी नहीं है मोबाइल में करना स्टार्ट कर दो। इतने अच्छे अच्छे आपके पास फैसिलिटी है मोबाइल आपकी, तो भाई बहाना नहीं चाहिए मुझे, बस मुझे चाहिए कि आप सबके कॉन्सेप्ट जो है ना वो क्लियर हों। सब कर सकते हैं लेकिन हाँ के लिए कुछ करो। ठीक है, तो इतनी सी बात मैं आपको बोलूँगा बस कि कॉन्सेप्ट क्लियर रखो, पक्की करो चीज़ों को। अगर देखो कहीं फंसला आ रहा है ना, फंस रहे हो, अगर कुछ चीज़ समझ नहीं आ रही, तो बिला झिझक आप लोग मुझे मैसेज करके पूछ सकते हो, या ग्रुप पे कर दो एक मैसेज, ग्रुप पे कोई बंदा भी आपको गाइड कर देगा, या मैं अगर ग्रुप पे एक्टिव हुआ तो मैं आपको बता दूंगा, का मसला नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ पे हो गई हमारे पास। अच्छा, ये सारी फाइल अगर आप लोग मांगोगे तो मैं आप लोगों को ये कर दूंगा प्रोवाइड, ठीक है। अच्छा, मुझे ना एक काम मैं कर लेता हूँ, मैंने देखा था कुछ स्टूडेंट्स को ना फॉर्म्स के अंदर थोड़ा सा मसला आ रहा था, मेरे ख्याल में मुझे ऐसा लगा कि भाई स्टूडेंट्स को थोड़ा सा फॉर्म में इश्यूज आ रहे हैं, तो मैं फॉर्म्स का टॉपिक ना एक दफ़ा ओवरव्यू करवा देता हूँ आप लोगों को, ठीक है। और मैं साथ साथ आप लोगों से सवालात भी करता रहूँगा, क्योंकि अभी हमारे पास थोड़ा सा टाइम है क्लास का, ठीक है। क्योंकि फॉर्म्स का टॉपिक ऐसा है ना कि जो स्टूडेंट्स हैं वो भूल जाते हैं और अक्सर औकात फंस भी रहे होते हैं बहुत ज़्यादा इसके अंदर। ऐसे मेन चीजें को और पहले बस हाँ, संभालो। और मेन भी बहुत चीज़ है असल में ये, लॉग इन से बिल्कुल चीज़ें भी बहुत ज़्यादा हैं इसके अंदर, तो हम थोड़ा सा फास्ट ओवरव्यू करेंगे इसका। आप लोगों ने बिल्कुल फोकस होकर इसको देखना है, ठीक है। और चीज़ें अगर आप लोगों को समझ में आ रही होंगी तो आप लोगों ने रिस्पॉन्स मुझे देना है जल्दी जल्दी, ठीक है। अच्छा, अरीशा और फुरकान, आप लोग मुझे बताएं कि फॉर्म्स का टॉपिक आप लोगों का पक्का है, क्योंकि नेक्स्ट संडे जो हमारा अब आने वाला है उसमें पूरी HTML से आपका टेस्ट होगा, ठीक है। ठीक है, सही है। इश्यूज हैं जी, पूछें क्या इश्यूज हैं। अच्छा, मैं टॉपिक्स निकल जब तक निकाल लेता हूँ, जब तक आप पूछें कि आपके पास क्या इश्यूज आ रहे हैं, ताकि हम उसको भी साथ साथ देख लें। चलें ठीक है, मैं एक बार इसको थोड़ा सा ना ओवरव्यू दे देता हूँ आप लोगों को, ताकि कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए आप लोगों के। अच्छा, एक चीज़ और ये कि जो हमारी रिकॉर्डिंग थी ना फॉर्म्स की, वो क्योंकि आप लोगों को पता है कि जो पहली क्लास थी उसमें वॉइस नहीं आई थी, तो उसके भी एक इश्यूज़ है बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक फॉर्म्स का जो है एक ओवरव्यू करवा देता हूँ, ताकि आप लोगों को जो कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर हो जाए। अच्छा जी, तो अगर मैं यहाँ पर आऊँ तो देखो, जब भी हम फॉर्म्स लिख रहे होते हैं, डिफाइन कर रहे होते हैं, सबसे पहले हम यूज़ करते हैं फॉर्म के टैग का, ठीक है। मैंने फॉर्म का टैग को लिखा और मैंने जो है वो डायरेक्टली अपने फॉर्म को यहाँ पे असाइन कर दिया, या मैंने डिफाइन कर दिया। अच्छा, इसके अंदर ना एक होता है हमारे पास एक्शन। अब ये क्या होता है कि भाई इस लिंक के ऊपर मेरा जो फॉर्म है वो सबमिट हो, बात समझ आ रही है। यानी कि जो भी मैं यहाँ पे लिंक दूंगा, उस लिंक के ऊपर जाओ और उस लिंक के ऊपर मुझे जितने भी फॉर्म की मेरे पास जितने भी रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं मुझे वहाँ पे ला के दो सारे। तो ये एक्शन का बटन यहाँ पे इसलिए काम आता है, एक्शन का जो एट्रीब्यूट है। इसके बाद आपके पास होता है मेथड। मेथड के अंदर आप बताते हो कि भाई ये फॉर्म गेट का है, पोस्ट का है, किस चीज़ का है। यूजुअली हम देते हैं गेट का, कि हमें यूज़र से फॉर्म चाहिए। गेट का मतलब क्या है कि चाहिए, हम गेट कर रहे हैं यूज़र से, बात समझ आ रही है। इसके बाद अंदर आप डिफाइन कर दो पैराग्राफ का टैग, कुछ भी आपकी मर्जी है, ठीक है। इसके अंदर आपके पास कुछ इनपुट की फील्ड्स होती हैं, ठीक है, और लेबल की फील्ड होती है। अब देखो, इनपुट की फील्ड के अंदर आप डिफाइन करते हो कि कौन सा वाला इनपुट आपको चाहिए यूज़र से। ये आइदर टेक्स्ट हो सकता है, आइदर ये हो सकता है आपके पास कमेंट हो सकता है, आइदर ये पासवर्ड हो सकता है, वो हम देखते हैं आगे चल के। अच्छा, हमने यहाँ पे इनपुट का जो टैग है वो डिफाइन किया, उसके बाद हमने यहाँ पे एक चीज़ डिफाइन की है, टाइप। अब देखो, फॉर्म्स के अंदर ना इनपुट की जो फील्ड्स हैं उनमें टाइप का बहुत काम है, कि टाइप आपकी एक ऐसी चीज़ है कि इससे आप मतलब हर चीज़ डिफाइन कर सकते हो। लाइक अगर आपने इसकी टाइप कर दी कमेंट्स, इसकी आपने टाइप कर दी पासवर्ड्स, तो वो उसी हिसाब से आपको वहाँ पे ला के डिस्प्ले करवाएगा, ठीक है।
अब लेट से इन्होंने यहाँ पे टाइप कर दी टेक्स्ट की, तो यहाँ पे ऊपर देखो स्क्रीन पे, ताकि चीज़ें ना नजर आती रहें। नेम देखो यहाँ पे, यूज़र नेम। अच्छा, ये जो नेम है ना बेसिकली ये है कि जब भी मेरा फॉर्म पोस्ट होगा तो ये वाला जो मेरे पास कीवर्ड है ये वहाँ पे मुझे यहाँ पे शो करेगा। मुझे ये वाला जो लेबल है ना ये शो नहीं होगा, मुझे यहाँ पे यूज़र नेम शो होगा और फिर जो मुझे इनपुट फील्ड यहाँ पे यूज़र नेम मुझे दी है वो मुझे शो करेगा ये। ठीक है, इसके अंदर जो हल्का सा लिखा हुआ आता है user, बिल्कुल। नहीं नहीं नहीं, ये जो नेम है बेसिकली ये आपके पास ऐसा आपको शो नहीं होगा जब तक आपके पास बैकएंड के अंदर कोई चीज़ नहीं है। लाइक अगर मुझे कोई रिस्पॉन्सेज चाहिए किसी भी एक बैकएंड के ऊपर या किसी भी लिंक के ऊपर, तो वहाँ पर मुझे ये वाली जो चीज़ें नेम की वो डिस्प्ले होगी, और फिर जो यूज़र ने अंदर जो इसके अंदर इनपुट फील्ड में जो भी चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है वो शो होगा। कोड को बताया कि इसमें यूजर नेम है, यूजर जो है ना वो इसमें यूजर नेम हाँ एग्जैक्टली, कोड को बताया। बिल्कुल। अच्छा, अब इसमें क्या है, साइज़ है इसका। साइज़ क्या होता है? साइज वो इस बॉक्स का हो गया, ये जो और जगह बनी है, डब्बा बना है, इसमें नाम लिखना ठीक है, और मैक्सिमम लेंथ क्या होती है? है। देखो मैं, अब देखो, अब देखो मैं बताता हूँ। फॉर्म्स में हम आए, ठीक है, हमने बोला मैक्सिमम का काम होता है कि कितने आप लिमिट्स रख सकते हैं। कितने लिमिट्स रख सकते हो, ठीक है। अच्छा, अभी हम चेक कर लेते हैं, यहाँ पे टेक्स्ट आ गया, ठीक है। मैंने टाइप डिफाइन कर दी टेक्स्ट, नेम में दे देता हूँ कुछ भी, आईडी भी मैं लेट से कुछ भी दे देता हूँ, ठीक है। साइज़ में दे रहा हूँ लेट से 400, ठीक है। मैं आऊँगा ब्राउज़र के ऊपर और मैं अपने कोड पे आऊँगा, मैं इसको करूँगा सेव। देख रहे हो साइज़ ने क्या किया, मेरी जो इनपुट की फील्ड थी वो मुझे इतनी बड़ी लाके दे दी 400। बात समझ रहे हो? अगर मैं इसको अब कम करता हूँ, लेट से 100 करता हूँ, तो देखना मेरी जो इनपुट की फील्ड थी वो हो गई छोटी। देख रहे हो? तो अब आपको ये बात पता लग गई कि भाई साइज़ का काम क्या है, इसकी जो विड्थ है, इनपुट फील्ड की जो विड्थ है वो उसको डिफाइन कर रहा है, और मैक्सिमम लेंथ क्या डिफाइन कर रही है कि कितने कैरेक्टर्स तक जा सकता है ये। लेट से मैं कहूँ कि भाई इसमें आप सिर्फ 3 कैरेक्टर्स तक टाइप कर सकते हो, इससे ज़्यादा ये इनपुट लेगा ही नहीं, ठीक है। अब जैसे ही मेरा पेज लोड होता है मैं आपको दिखाता हूँ। मैं अपने इस पे आया ब्राउज़र पे, ठीक है, और मैंने बोला कि भाई मैं यहाँ पे दे रहा हूँ 1 2 3, मतलब 3 डिजिट्स मैंने टाइप कर दिए। इसके बाद मैं कंटिन्यूसली अपने कीबोर्ड पे टाइपिंग कर रहा हूँ, लेकिन ये आगे एक्सेस नहीं दे रहा मुझे करने का। क्यों? क्योंकि मैंने इसकी मैक्सिमम लेंथ बताई हुई है कितनी, 3 वर्ड्स की। अब समझ में आया डिफरेंस क्या है इसका? तो कभी भी कंफ्यूज नहीं हो, साइज डिफाइन कर रहा है इसकी विड्थ को, और जो मैक्सिमम लेंथ है वो उसके कैरेक्टर्स को डिफाइन कर रहा है कि कितने ज़्यादा डिजिट्स से कितने ज़्यादा कैरेक्टर्स वो अपने अंदर इनपुट ले सकता है। बात समझ आ रही है? अच्छा, इसके बाद हमारे पास आता है पासवर्ड्स। अगर हम टाइप देंगे पासवर्ड तो क्या करेगा, बाय डिफॉल्ट जो आपका ब्राउजर है वो कुछ इस तरीके से आपको डिस्प्ले करवाएगा, यानी कि डॉट 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 करके डिस्प्ले हो रहा होता है ना आपके पास, तो वो आपको डिस्प्ले करवाएगा, ठीक है। अच्छा, अब अगर हम थोड़ा सा और आगे आएँ और यहाँ पर आएँ और यहाँ पर देखें कि भाई टेक्स्ट एरिया क्या है, तो देखो आपने अक्सर देखा होगा कि आपके पास ना कुछ एक बॉक्स बना हुआ होता है कमेंट्स के लिए, तो उस कमेंट के बॉक्स को हम क्या बोलते हैं, टेक्स्ट एरिया। ये सब चीज़ें आप लोगों ने पढ़ी हुई है, रिस्पॉन्सेज आ नहीं रहे मेरे पास, रिस्पॉन्स चाहिए मुझे आप लोगों से। एरिया होता है जिसके अंदर हम ना एक एरिया दे देते हैं जिसमें आपने कोई भी कमेंट लिखना है। बिल्कुल, तो यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे उन्होंने क्या किया, फॉर्म्स का टैग का इस्तेमाल किया, उसके बाद टेक्स्ट एरिया के टैग का इस्तेमाल किया, और यहाँ पे देख रहे हो इन्होंने यहाँ पे जैसे यूज़ किया इसका एक बॉक्स बना हुआ आ गया। अब इस बॉक्स के अंदर आप कुछ भी कमेंट आउट कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, अब हम चलते हैं थोड़ा सा आगे की तरफ। ये है रेडियो बटन्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। अब देखो टाइप आपने जब डिफाइन कर दी रेडियो, इट मीन्स कि अब आपके पास आ गए बटन, गोल गोल वाले जो बटन होते हैं ना छोटे छोटे, यहाँ पे ये देखो ये वाले, ये इन्हें हम बोलते हैं रेडियो बटन्स। अब इसके अंदर जो है ना आपको देनी होती है वैल्यू। वैल्यू क्या होती है कि इसका क्या नाम है, इस बटन के आगे कैटेगरी होती है ना कि यार इस बटन पे क्लिक करोगे तो क्या चीज़ क्लिक होगी। लाइक अगर मैं इस वाले बटन पे क्लिक कर रहा हूँ तो इस वाले बटन पे कौन सा ऑप्शन है, रॉक का ऑप्शन है, तो इस वाले बटन पे रॉक का ऑप्शन लेकर आने के लिए मुझे यहाँ पे एक वैल्यू देनी पड़ेगी रॉक। अगर मैं रॉक नहीं लिखूंगा यहाँ पे, यानी कि अगर मैं इसकी वैल्यू यहाँ पे नहीं दूंगा, तो मेरे पास सिर्फ बटन आ जाएगा
और नाम नहीं आएगा साथ में। बात समझ आ रही है? तो इसलिए हम डिफाइन करते हैं। अच्छा, बाकी देखो इन्होंने यहाँ पे क्या किया हुआ है, यहाँ पे इन्होंने रॉक का भी डिफाइन किया हुआ है। अब देखो दो चीज़ें इसमें हैं, एक होता है बैक एंड और एक होता है हमें फ्रंट एंड के ऊपर क्या चीज़ नज़र आ रही है। अब अगर मैं यहाँ पर आऊँ और मैं यहाँ पे इनपुट के अंदर आपको यहाँ पे रेडियो पे लेके जाऊँ, ठीक है। अब देखो रेडियो में मैं आ गया और यहाँ पे मैंने लेट से नेम दे दिया रेडियो, ठीक है। आईडी भी लेट से मैंने यहाँ पे दे दी। अब मैं आता हूँ अपने ब्राउज़र के ऊपर, ठीक है। मैं अपने कोड वाला जो बार है इसको भी मैं खोल के रखता हूँ। देख रहे हो यहाँ पर बटन आ गया मेरे पास, लेकिन इसके आगे मेरे पास इसकी वैल्यू नज़र नहीं आ रही मुझे। तो अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि मैं अगर इसकी लेट से वैल्यू को देता हूँ, अब देखते हैं कि ये रीड कर रहा है कि नहीं कर रहा, ठीक है। तो चीज़ ये है, तो आपने देखा कि इसने इसको रीड नहीं किया। इसकी वजह क्या है, ये रीड करेगा बैकएंड के ऊपर। यानी कि अगर मैं इस बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ, फॉर एग्जांपल अभी मुझे अगर यहाँ पे कोई चीज़ डिस्प्ले करवानी है तो मैं यहाँ पे इस्तेमाल करूँगा लेबल का, और लेबल में मैं इसको बताऊँगा कि भाई ये आपके पास जो रेडियो है वो क्या है, लेट से रेडियो ही है आपके पास। यहाँ पे मैंने लिख दिया इसका नाम, ठीक है। और फॉर में मैंने आपको दे दिया रेडियो। बात समझ आ रही है? अब जैसे ही मैं इस वाले लेबल के ऊपर क्लिक करूँगा, लेट से अभी इसको थोड़ा सा मैं होने देता हूँ लोड। जैसे मेरा पेज लोड होगा तो अब देखना, जैसे मैं क्लिक करूँगा रेडियो के ऊपर तो बाय डिफ़ॉल्ट मेरे पास बटन पर भी क्लिक हो गया। इसे हम बोलते हैं आईडी और फॉर का रिलेशन, कि जैसे ही मैं आईडी और फॉर में अगर नाम सेम दूंगा तो मेरे पास क्या होगा कि जैसे ही मैं किसी भी टेक्स्ट पे क्लिक करूँगा वो उसके अंदर जो उसकी इनपुट की फील्ड है वो उस पर ऑटोमेटिकली क्लिक हो जाएगा। बात समझ आ रही है या नहीं आ रही? आप बताओ, आपके बराबर में आ रही बात समझ? पूछो ना यार, मैं इसलिए तो बैठा हूँ बताने के लिए। मुझे शक्ल देख के अंदाजा हो रहा था कि समझ नहीं आ रही बात। लेबल्स का काम है, हमने लेबल दे दिया। वीडियो काम होता है कि कोई एक सेक्टर की एक एड्रेस सारे हाँ, कॉल होता है। अच्छा अब देखो यहाँ पे ना, हाँ पूछो। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब भी आप लेबल के अंदर, अच्छा लेबल और फॉर का ना होता है रिलेशन आपस में। अगर आपको लेबल और फॉर का रिलेशन आपस में कनेक्ट करना है तो उसके लिए आपके पास यूज़ होता है फॉर और आईडी का रिलेशन। फॉर में अगर आप दे रहे हो रेडियो और इनपुट के आईडी के अंदर अगर आप रेडियो का इस्तेमाल कर रहे हो, यानी कि सेम नेम का और आईडी ने कनेक्शन कर लिया आपस में, यानी कि सेम नेम थे, इन दोनों ने बोला कि यार ये बटन सेम इस लेबल का है। यानी कि आपके पास लेट से ये एक बटन है, ठीक है, ये एक बटन है, इस तरीके से बहुत सारे बटन हैं। अब यहाँ पे बहुत सारे लेबल हैं, लेट से यहाँ पे 1 है, 2 है, 3 है, ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ कि यार इस वाले बटन पर क्लिक होने के बाद मेरे पास जो कैटेगरी अप्लाई हो वो 1 की हो, तो मैं क्या करूँगा कि 1 जो है इसका मैं बनाऊँगा रिलेशन इसके साथ, इस वाले बटन के साथ। और रिलेशन बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, फॉर और आईडी का इस्तेमाल करूँगा। तो जब मैं इन दोनों में सेम नेम दूंगा इट मीन्स कि जैसे ही मैं 1 पे क्लिक करूँगा तो मेरा ये वाला बटन ऑटोमेटिकली क्लिक हो जाएगा। इसी तरीके से अगर मुझे इस 3 का अगर मुझे रिलेशन बनाना है इस वाले बटन के साथ तो मैं फॉर और आईडी में सेम नाम दूंगा, तो जैसे ही मैं 3 पे क्लिक करूँगा वैसे ही मेरे पास ये जो इनपुट की फील्ड है ये ऑटोमेटिकली क्लिक हो जाएगी। ठीक है, बात समझ आ रही है? अच्छा, अब इन्होंने एक सवाल पूछा था कि एक्शन का काम क्या है। तो देखो एक्शन के अंदर बेसिकली अभी तो कोई काम नहीं है आपका जब तक हम HTML की पूरा मॉड्यूल पढ़ते हैं। जब हम बैकएंड के ऊपर आएंगे ना और हम रियल वर्ल्ड वेबसाइट्स आएंगे उस पर पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम अपना जो बैकएंड बनाते हैं पूरा खुद, तो वहाँ पर हम ये देखेंगे कि इस तरीके से हमें वैल्यूज़ को गेट करना है कि भाई एक आपके पास बैकएंड की होती है चीज़ कि भाई लाइक फायरफॉक्स आप इस्तेमाल कर रहे हो, सॉरी फायरवॉल इस्तेमाल कर रहे हो या कुछ भी चीज़ इस्तेमाल कर रहे हो, तो वहाँ पर आपके पास कुछ रिस्पॉन्सेज आ रहे होते हैं। अभी बात समझ नहीं आएगी ये वाली मुझे पता है, लेकिन इसको बस समझ लो कि एक बैकएंड होता है जहाँ पे आपके पास रिस्पॉन्सेज आ रहे होते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे उसकी आप लिंक दोगे, जैसे यूज़र उस पर क्लिक करेगा नीचे फॉर्म पे, बैकएंड में हमने लिंक दी होगी सर। नहीं ये लिंक आप यहाँ पर दोगे एक्शन के बटन के ऊपर, एट्रीब्यूट के ऊपर। जैसे ही यहाँ पे यूज़र क्लिक करेगा सबमिट पे तो वैसे ही इस लिंक के ऊपर वो चीज़ आके मेरे पास अपलोड हो जाएगी। चाहे गूगल में करें या माइक्रोसॉफ्ट, यार देखो यहाँ पर ना बेसिकली आपके पास स्पेसिफिक चीज़ें होती हैं जहाँ पर आपके पास बाकायदा वैल्यूज़ आ रही होती हैं। ये हर जगह वैल्यूज़ नहीं आती। अब जैसे आपके पास APIs हैं, यहाँ पर बैकएंड की ये चीज़ें हैं तो उनको
खुद अक्सर औक़ात हम बना भी रहे होते हैं और बाज़ औक़ात हम थर्ड पार्टी का इस्तेमाल भी कर रहे होते हैं। वहाँ पे आपके पास डाटा यूज़र का डायरेक्टली इनपुट आ रहा होता है। जैसे मैंने यहाँ पर क्लिक किया लेट्स से रेडियो के बटन के ऊपर और उस पे मेरे पास वैल्यू थी जैज़ या कुछ भी, तो वो वैल्यू डायरेक्टली मेरे पास आएगी बैकएंड के ऊपर। और वो किस बैकएंड के ऊपर आएगी उसकी लिंक आप यहाँ पर देते हो। फिलहाल अभी हमारे पास एक्शन का कोई काम तो है नहीं, तो हम यहाँ से इसको कर देते हैं रिमूव। ठीक है, बात क्लियर हुई मेरी। इसी तरीके से अगर आपको मल्टीपल इनपुट्स चाहिए रेडियो बटन की फॉर्मेट पे, तो आप मल्टीपल यहाँ पे इनपुट्स का इस्तेमाल करोगे। ठीक है, और साथ में आगे आप लेबल का इस्तेमाल कर सकते हो। आपने ये चीज़ अभी यहाँ पे देख ली। अच्छा, अब चेक्ड क्या है? अब मिसाल के तौर पे आपका पेज हुआ रीलोड होने के बाद आप चाह रहे हो कि यार किसी भी एक ऑप्शन पे ऑटोमेटिकली बाय डिफ़ॉल्ट क्लिक हुआ मुझे मिले, तो वहाँ पर आप चेक करके इस्तेमाल करते हो लिखा हुआ। जैसे इन्होंने भी यहाँ पे इस्तेमाल किया हुआ कहीं ना कहीं कि इन्होंने कहीं यूज़ किया हुआ चेक का। ये देखो, चेक इज इक्वल टू चेक करेगा क्या कि जैसे ही आपका पेज होगा रीलोड, अब देखो मैं यहाँ पे लेट से कुछ और इंपोर्ट की फील्ड्स भी ले आता हूँ। रेडियो बटन की चीज़ में, ठीक है, और अभी हम नेम को छोड़ देते हैं फ़िलहाल। आईडी को भी मैं यहाँ से भी रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि भाई चेक्ड इज़ इक्वल्स टू चेक। तो अब देखना मेरा जैसे ही पेज रीलोड होगा बाय डिफ़ॉल्ट ये चेक्ड हुआ आ रहा है, देख रहे हो। अब अगर मैं किसी और पे क्लिक करूँगा तो उसके पास से चीज़ हट जाएगी। अभी हट क्यों नहीं रही? क्योंकि अभी मैंने डालते हैं ना, तो अगर जैसे ये रिक्वायर्ड है तो ये ऑटोमेटिक आ जाता है। बिल्कुल अगर नहीं डालेंगे तो हम फिर यूजर को कहेंगे कि आपको लगा दो कि क्या। देखो, इसका काम बेसिकली ये नहीं है कि रिक्वायर्ड, ये बेसिकली है कि भाई अगर आप किसी भी इनपुट फील्ड को बाय डिफ़ॉल्ट क्लिक रखना चाह रहे हो कि भाई ये चीज़ हमेशा क्लिक रहे, तो उसके लिए यहाँ पे इस्तेमाल होता है चेक का। अभी देखो यहाँ पे हम दोनों बटन को इसलिए क्लिक कर पा रहे हैं क्योंकि हमने अभी यहाँ पर लेबल और फॉर का अभी लेबल और इनपुट फील्ड का भी हमने कोई रिलेशन अभी डिफाइन नहीं किया हुआ। अभी एक ही आपके पास लेबल है और दो आपके पास इनपुट की फील्ड हैं, इसी वजह से। ठीक है, अच्छा, अब अगर हम थोड़ा सा और आगे चलें और यहाँ पे अगर हम चेक बॉक्स की तरफ आएँ, तो चेक बॉक्स में भी सेम चीज़ होती है कि आपने यहाँ पे डिफाइन कर दिया टाइप चेक। इसके बाद आपने इसका जो चेक बॉक्स के अंदर अगर आपने यहाँ पे मल्टीपल चीज़ें डिफाइन कर दी, लाइक इनपुट डिफाइन कर दिया आपने, उसकी टाइप डिफाइन कर दी। देखो, रेडियो की तरह का नहीं है ये बेसिकली, इसके अंदर हाँ काम सेम हो रहा है, लेकिन इसमें क्या है कि इसमें आप मल्टीपल ऑप्शंस को क्लिक कर सकते हो। रेडियो में एक से आप एक सेलेक्ट करते हैं, जैसे एमसीक्यूज। एग्जैक्टली, लाइक एमसीक्यूज आपने फॉर्म फिल किए होंगे, इसमें आप मल्टीपल चेक कर सकते हो। लाइक मैंने इसको भी चेक कर दिया, इसको भी चेक कर दिया, सॉरी दोनों को सेम तरीके से लिखना होगा। बिल्कुल। इसके पर लेकिन आपने यहाँ पे टाइप का ख्याल रखना कि इसकी टाइप है चेक बॉक्स। ठीक है, अच्छा, अब अगर हम थोड़ा सा और आगे आएँ तो यहाँ पर आता है ड्रॉप डाउन लिस्ट। ड्रॉप डाउन लिस्ट के लिए आपको सबसे पहले यहाँ पर एक सिलेक्टर लगाना है सेलेक्ट की का। ठीक है, ये टैग है, ये आप लगाओगे, नेम दे दो भले से डिवाइसेस। ठीक है, इसका कोई इशू नहीं है। बाकी नेम के बारे में बताया हुआ क्या उन्होंने कि भाई द नेम एट्रीब्यूट इंडिकेट्स द नेम ऑफ द फॉर्म कंट्रोल्स बीइंग सेंड टू द सर्वर अलॉन्ग विद द वैल्यू द यूजर सेलेक्टेड। यानी कि ये नेम आपके सर्वर के ऊपर जाएगा और बोलेगा कि भाई डिवाइसेस की कैटेगरी के अंदर यूज़र ने ये वाली फील्ड सेलेक्ट करी है। बात समझ आ रही है? ये काम करता है ये। अब इसके अंदर होते हैं ऑप्शंस। सेलेक्ट के टैग के अंदर हमेशा ऑप्शंस होंगे, ये याद रखना। ठीक है, इन ऑप्शंस के अंदर आप मल्टीपल वैल्यू को देते हो। ठीक है, ये आईपॉड है, रेडियो है, कंप्यूटर है, तो ऑटोमेटिकली क्या करेगा कि आपके पास एक सेलेक्ट बॉक्स आपको लाके दिखा देगा और फिर आप उसमें से मल्टीपल ऑप्शन में से किसी भी एक ऑप्शन को देखो, यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ, सेलेक्ट दिया आपने, सेलेक्ट देने के बाद आपने ऑप्शन का टैग लगा दिया। अब ऑप्शन के टैग के अंदर क्या होगा कि जितने भी ज़्यादा टैग इस्तेमाल करोगे आप, उतने ज़्यादा यहाँ पर कैटेगरीज आपके पास बढ़ती रहेंगी। लाइक अभी आईपैड है, रेडियो है, कंप्यूटर है, इसी तरीके से 2-3-4 कैटेगरीज और आती रहेंगी आपके पास। ठीक है, अब यहाँ पर एक होता है सेलेक्टेड का ऑप्शन। तो जब आप इसको यूज़ करोगे तो बाय डिफ़ॉल्ट आपके पास एक ऑप्शन सेलेक्टेड नज़र आएगा आपको। जैसे वहाँ पर था, ऊपर क्या था, चेक था। चेक क्यों था? क्योंकि वो रेडियो बटन्स थे। रेडियो बटन्स में हमेशा आप चेक करते हो, या चेक बॉक्स के बटन में हमेशा आप चेक कर रहे होते हो। ठीक है, अब जो लिस्ट है आप में, उसमें आप सेलेक्ट कर रहे हो, डिफरेंट ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन को सेलेक्ट कर रहे हो, तो उसके लिए आपके पास क्या है, सेलेक्टेड। ठीक है, इसका इस्तेमाल करोगे।
अच्छा, मैं अभी करके नहीं दिखा रहा, ये आप लोग खुद घर पे इसको प्रैक्टिस लाजमी कर लेना, और अगर कहीं मसला हो तो मुझसे पूछ लेना, क्योंकि ये क्लास हमने ऑलरेडी पूरी कवर अप कर चुकी है। जी। यार देखो, बारिश का इम्कान तो होता है, लेकिन कराची में, बारिश फिर बंद हो गई। हाँ देखो, इम्कानात तो बारिश के होते रहते हैं, लेकिन बारिश होती नहीं है। हम सिचुएशन देख लेंगे, ठीक है। अगर ऐसा होता है ना, जैसे हमारी क्लास 3 बजे की है कल, और बारिश अगर 2 बजे से स्टार्ट हो जाती है, 1 बजे से स्टार्ट हो जाती है, और रुकती नहीं है, अगर कंटिन्यूसली हो रही होती है, तो फिर हम क्या करेंगे कि फिर हम अपनी क्लास को शिफ्ट कर देंगे ऑनलाइन। तो आप लोग जितने भी स्टूडेंट बैठे हुए हैं यहाँ पे, वो ले लेना अपनी क्लास ऑनलाइन, ठीक है। लेकिन हम कोशिश करेंगे कि अपनी क्लास ऑफ ना करवाएं, ताकि लॉस ना हो आप लोगों का, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या है कि मल्टीपल सेलेक्ट बॉक्स। अच्छा, अब यहाँ पर क्या है कि भाई आप मल्टीपल बॉक्सेस को सेलेक्ट कर सकते हो। इसके लिए भी वही करना है आपने, सारा काम वही होगा, बस यहाँ पर एक कीवर्ड का इस्तेमाल करना है, मल्टीपल इज इक्वल टू मल्टीपल। बस सेलेक्ट के ऑप्शन में आपने क्या इस्तेमाल करना है, मल्टीपल इज इक्वल टू मल्टीपल। इससे क्या पता लग जाएगा ब्राउजर को कि अब आप मल्टीपल सेलेक्ट ऑप्शंस बना रहे हो, और मल्टीपल ऑप्शंस को सेलेक्ट करने के लिए आप इस्तेमाल करोगे कंट्रोल बटन का। इन्होंने यहाँ बताया हुआ है, अगर आपके पास लेट से कोई और ब्राउज़र है, आई मैक है, या आप सिर्फ वहाँ पे सफारी का यूज़ कर रहे हो, तो वहाँ पर होती है कमांड। बट हम लोग एज अ यूज़र यहाँ पे ज़्यादातर विंडोज़ सब यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। तो उसमें आप क्या करोगे, कंट्रोल का बटन दबाओगे, कंट्रोल का बटन दबाने के बाद देख रहे हो यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस को आप इजीली सेलेक्ट कर सकते हो। ऊपर वाले में क्या था, ऊपर वाले में आप सिर्फ एक ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते थे। इस वाले में क्या है कि इसमें आप मल्टीपल ऑप्शंस को सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। इसी तरीके से आपके पास फाइल के इनपुट का है कि भाई फाइल इनपुट कैसे करोगे, भाई टाइप दे दोगे फाइल, ठीक है, ये ऑटोमेटिकली आपसे फाइल मांग लेगा यहाँ पे। अब यहाँ पे टाइप सबमिट, टाइप सबमिट क्या है, ये बटन है, यहाँ पे एक बटन लगा दोगे टाइप सबमिट का, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप थोड़ा सा नीचे आओ तो यहाँ पर आपके पास टाइप है सबमिट की, और इन्होंने इसको दी भी है वैल्यू सब्सक्राइब की। ये क्या है, बेसिकली एक बटन है। टाइप सबमिट दोगे तो एक आपके पास बटन आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब अगर हम थोड़ा सा और नीचे आएँ तो इसी तरीके से आपके पास इमेज के बटन हैं। अगर आप टाइप दोगे इमेज, तो ये आपसे इमेज इनपुट लेगा। इमेज देखनी है या आपने अगर फट से बटन चाहिए तो आपने बस टेक्स्ट के अंदर चेंजेस करनी है, बाकी काम वही होगा। बिल्कुल, टाइप के अंदर, सिर्फ टाइप में सिर्फ टाइप के अंदर है, changes बिल्कुल। करनी है। तो यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे टाइप दी इमेज की, तो अब ये आपसे क्या मांगेगा इनपुट, इमेज मांगेगा आपकी इनपुट, ठीक है। अच्छा, अब मैं अगर चलता हूँ आगे की तरफ, और यहाँ पे अगर हम और देखें, अच्छा ये बेसिकली आते हैं आपके पास हिडन टैग्स, यानी कि अगर आप इसकी टाइप डिफाइन कर दो हिडन, तो जो आपकी इनपुट की फील्ड है ना, वो आपको नज़र नहीं आएगी। देख लो, सिर्फ आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है क्या, एक बटन आपने बनाया हुआ है यहाँ पर, बटन का टैग आपको पता है ना सबको कि बटन का टैग कहाँ इस्तेमाल होता है। तो इन्होंने क्या किया हुआ है, सिर्फ एक बटन बनाया हुआ है, बटन के अंदर इन्होंने यहाँ पर एक इमेज का इस्तेमाल किया हुआ है। तो जो प्लस का आपको नज़र आ रहा है ना, प्लस बना हुआ, ये बेसिकली एक इमेज है, पीएनजी की इमेज होगी ये, लेकिन इन्होंने यहाँ पे गिफ फॉर्मेट यूज़ किया हुआ है। कोई भी फॉर्मेट यूज़ कर सकते हो, इट्स अप टू यू। उसके बाद इन्होंने यहाँ पे इनपुट फील्ड रखी हुई है हिडन, यानी कि आपके पास यहाँ पे कोई भी चेक बॉक्स बना हुआ नहीं आ रहा, कोई भी आपके पास इनपुट की फील्ड नहीं आ रही, वो हिडन है आपके पास, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से आपके पास यहाँ पे लेबल का इस्तेमाल आता है कि भाई लेबल का काम क्या है। लेबल के बारे में आप लोगों ने देख लिया कि भाई लेबल करना होता है किसी भी एक फील्ड को, तो वहाँ पर आप लेबल का इस्तेमाल करते हो। यहाँ पर आपने क्या किया था, ये जो आपके पास रेडियो लिखा हुआ आ रहा है, ये लेबल के थ्रू आ रहा है। यहाँ पे देख रहे हो, मैंने लेबल का इस्तेमाल किया था, कहाँ गया, ये रहा, ठीक है। और फॉर और आईडी का रिलेशन आपने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, ठीक है। अब फील्ड सेट क्या है कि भाई अगर किसी भी फॉर्म को एक ग्रुप में रखना है आपको, तो वो फील्ड सेट के थ्रू आप यहाँ पे रख सकते हो। अब फील्ड सेट काम क्या करेगी, फील्ड सेट एक बॉर्डर बना देगी, जस्ट लाइक यहाँ पे एक बॉर्डर बना हुआ है, देख रहे हो ये वाला एक, ये एक बॉर्डर बना देगी फील्ड सेट। और इसके अंदर जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स लिखा हुआ आ रहा है ना, ये बेसिकली लिखा हुआ आ रहा है लेजेंड से। अगर आप लेजेंड नहीं दोगे ना, तो ये क्या होगा कि कंप्लीट बॉक्स बना हुआ जाएगा ऐसे करके, बात समझ आ रही है। लेकिन द मोमेंट आप यहाँ पर लेजेंड को डिफाइन कर दोगे, तो क्या होगा कि लेजेंड आपके टॉप, जो आपके पास यहाँ पे जो टॉप बार है, यहाँ पे जो भी आप लिखोगे वो लिखा हुआ आ जाएगा, और फिर बॉर्डर उसके बाहर से कंटिन्यू होगा, जैसे यहाँ पे ऑलरेडी हुआ हुआ है। बात समझ आ रही है। तो ये चीज़ें भी यहाँ पे आप कर सकते हो। जैसे होता ये कि जैसे बॉर्डर है उसके ऊपर आपने कोई नाम देना हुआ। देखो लेजेंड जब मैंने सवाल किया ना, तो कॉन्टैक्ट डिटेल्स दिख रहे, कॉन्टैक्ट डिटेल्स के बाहर से बॉर्डर कंटिन्यू हो गया, तो ये लेजेंड का कनेक्शन है फील्ड सेट से। अगर इसकी जगह मैंने बताया था, मैंने क्लास में करके भी दिखाया था कि अगर मैं पैराग्राफ का यूज़ करूँगा तो पैराग्राफ अंदर आएगा मेरे पास, बॉर्डर बाहर से नहीं लेगा वो। तो ये कनेक्शन होता है फील्ड सेट का और लेजेंड का आपस में।
ठीक है। अब इसके अंदर आती है वैलिडेशंस। वैलिडेशंस क्या होती है कि भाई वो फील्ड रिक्वायर्ड ही रिक्वायर्ड है। अगर आप लोगों ने फॉर्म भरा होगा और अगर आप कोई एक इनपुट फील्ड को खाली छोड़ देते हो तो वो आपको ब्राउज़र क्या बोलता है कि भाई इसको लाजमी फिल करो, अदरवाइज आपका फॉर्म सबमिट नहीं होगा। तो ये चीज़ यहाँ पे कैसे डिफाइन करोगे? यहाँ पे एक चीज़ होती है रिक्वायर्ड इज इक्वल टू रिक्वायर्ड, ये एट्रीब्यूट यहाँ पे आप डिफाइन करोगे। इसके बाद जो है आपके पास ये फील्ड हो जाएगी रिक्वायर्ड। अगर यूजर इसको फिल नहीं करेगा तो इस तरीके से एक एरर आपके पास थ्रो होगा, प्लीज फिल आउट द फॉर्म। रिक्वायर्ड इज इक्वल टू रिक्वायर्ड, ये देखो यहाँ पे। तो ये एक मैंने क्विक ओवरव्यू दिया है आपको इन तमाम चीज़ों का। अब आप फील्ड सेट के अंदर वही काम होगा जो हम फॉर्म से करते आ रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन फील्ड सेट जो है एक बॉर्डर बना देगी फॉर्म के दरमियान, यानी कि एक बॉर्डर बन जाएगा। यूँ समझ लो कि आपके पास एक फ्रेम आ गया, अब उसके अंदर आपने फॉर्म डिफाइन कर दिया। ज़्यादातर अगर आप लोग बहुत बड़े बड़े फॉर्म्स बना रहे हो ना तो वहाँ पर इस चीज़ का काम आता है। सॉरी, बिल्कुल। अच्छा, अब अगर हम बात करें इसके आगे जा करके ईमेल की, तो एक टाइप होती है ईमेल। ईमेल के अलावा कोई और इनपुट लेगा ही नहीं अपने अंदर। बात समझ आ रही है? अगर मैं ईमेल के अलावा कोई और चीज़ देना चाहूँगा तो वो यहाँ पे मुझे एरर दे देगा, और ये सारी चीज़ हमने क्लास में करके देखी भी थी। ठीक है। और टाइप डाला यूआरएल पे पैराग्राफ में लिखी। एग्जैक्टली अब एक टाइप है आपकी यूआरएल। अब टाइप यूआरएल अगर मैं दूंगा तो ये यूआरएल ही इनपुट लेगा, अदरवाइज कोई और चीज़ इनपुट नहीं लेगा। इसके अलावा मेरे पास यहाँ पे आती है टाइप सर्च। मैं यहाँ पे सर्च बार बना सकता हूँ। ठीक है। और यहाँ पर अच्छा एक चीज़ होती है प्लेस होल्डर। देखो यहाँ पे लिखा हुआ आ गया। अगर मैं अपने इनपुट फील्ड के अंदर कोई टेक्स्ट डिस्प्ले करवाना चाह रहा हूँ और मैं चाह रहा हूँ कि यार ये टेम्पररी तौर पे रहे, जैसे यूज़र इस पर क्लिक करे वो टेक्स्ट वहाँ से हाइड हो जाए, तो इसके लिए मैं इस्तेमाल करता हूँ प्लेस होल्डर का। अब अगर मैं यहाँ पर आऊँ और मैं यहाँ पे टाइप, मेरी टेक्स्ट यहाँ पे डिफाइन हुई हुई थी, यहाँ पर अगर मैं प्लेस होल्डर लगाऊँ और मैं यहाँ पे लिख दूँ प्लीज़ एंटर दी टेक्स्ट, तो हाँ इनपुट की जो फील्ड है उसके अंदर लिखा हुआ आएगा। देख रहे हो, ये देखो लिखा हुआ आ गया प्लीज़ एंटर द टेक्स्ट। मैं जूम करके अगर आप लोगों को दिखाऊँ, नज़र आया सबको? अब जैसे ही देखना मैं इस पर क्लिक करूँगा और मैं यहाँ पे कोई भी चीज़ लिखता हूँ, देखो गायब हो गया। जैसे मैं इसको रिमूव करूँगा मैं वापसी आ जाएगा। बात समझ आ गई? तो अगर आप कहीं पे लेबल इस्तेमाल नहीं करना चाह रहे तो वहाँ पर भी ये काम आ सकता है। बस ख़त्म हो गया आपका फॉर्म का टॉपिक, यहाँ पे ख़त्म हो गया। एक हमने पूरा ओवरऑल ओवरव्यू कर लिया फॉर्म्स का। होपफुली आप लोगों को सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे। अगर अब भी नहीं आए तो पहले घर जाओ, उसको प्रैक्टिस करो, थोड़ा बहुत देखो कि क्या चीज़ें हुई हुई हैं, किस तरीके से हमने इनको इस्तेमाल किया हुआ है। इनको इस्तेमाल करो खुद से, और फिर अगर समझ में नहीं आता है ना तो मुझसे पूछ लेना। अच्छा, अब मुझे ना एक और चीज़ आप लोगों से डिस्कस करनी थी क्लास के बिल्कुल, आप क्योंकि हमारी क्लास ख़त्म हो चुकी है, तो वो ये कि अगर मैं टाइमिंग थोड़ी सी क्लास की चेंज करूँ सैटरडे की, लाइक अगर मैं इसको थोड़ा सुबह जल्दी पे ले जाऊँ तो कैसा रहेगा? कुछ टाइम के लिए, कुछ टाइम के लिए क्यों बोल रहा हूँ मैं? देखो हमारे पास अभी आज तारीख क्या है? 23। ठीक है। और अगली क्लास जो हमारी यानी कि नेक्स्ट वीक वाली जो होगी वो तकरीबन 31 को होगी। ठीक है। और उसके बाद जो हमारी क्लास होगी वो तकरीबन होगी फिर उसके बाद अगस्त में, और अगस्त में होगी तकरीबन 6 तारीख को। तो 6 तारीख से तकरीबन 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 यहाँ तक 27 तारीख तक, यानी कि 1 2 3 4 और तकरीबन 4 क्लासें आप लोगों की अगर मैं शिफ्ट करके टाइम इसकी तकरीबन मैं ले जाऊँ इसको, लेट से सुबह कितने बजे तक उठ जाते हो आप लोग? मुझे पहले तो ये 10 बजे, और आप लोग 5:30 बजे सुबह, शाम में? अच्छा सुबह। और आप 12 बजे? नहीं तो अच्छा, जो स्टूडेंट्स ऑनलाइन है वो भी काइंडली मुझे रिस्पांस देते रहे। अरीशा, फुरकान, आप लोग बताएं। देखो ये एक्टिविटी अच्छी होती है कि जो बंदा सुबह जल्दी उठता है ना, वो अच्छी एक्टिविटी है वैसे आप लोगों की। लेकिन जो लेट उठ रहा है उससे भी मैं कुछ बोल नहीं सकता। ठीक है। लेकिन देखो सिर्फ 2 दिन की बात होगी, सैटरडे संडे की, कि आप लोगों को सुबह जल्दी उठना पड़ेगा, रात में जल्दी सो जाओ। तो सुबह हम कितने बजे तक अगर मैं करूँ क्लास, तो सुबह कितने बजे तक आप लोग क्लास के लिए रेडी हो सकते हो? हम्म, 1 बजे? 1 बजे तो फिर वही वाली बात होगी ना। 11 बजे तक?
11 बजे मुनासिब है, 10-11 बजे तक। अच्छा, जो स्टूडेंट्स ऑनलाइन है, अरीशा, फुरकान, आप लोग भी मुझे बताएं कि सुबह 10 से 11 के दरमियान का टाइम कैसा रहेगा? 10 से 12। यार देखो, 9 बजे तो मैं रख सकता हूँ फुरकान, लेकिन मसला ये है कि फिर बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं ना, उनके लिए थोड़ा सा इशू आ जाएगा जो फिजिकल पढ़ने आ रहे हैं। ठीक है, तो यानी कि अगर हम रखें अराउंड 10 बजे का टाइम, 10 बजे का टाइम, 10 बजे सही है? नहीं, वैसे अगर रमज़ानों की मैं बात करूँ ना, तो हमारा जो पहला बैच है, रमज़ानों में होता ये था कि 6 बजे सुबह क्लास यहाँ पे हो रही होती थी, क्योंकि फ़ौरन अफ्तारी सहरी कर रहे होते थे हम लोग, तो सहरी करके फ़ौरन क्लास लेने आ गए। सारे स्टूडेंट्स तो उस वक्त एक्टिव भी होते थे, खाया पिया हुआ भी होता था, तो फिर दिमाग भी चल रहा होता था उस टाइम पे। हाँ, ये भी है। ठीक है, तो फिर हम ये करते हैं कि हम अपनी क्लासें फिर इस तरह से रखेंगे सुबह 10 बजे, 11 बजे के इस तरीके से टाइम पे। ठीक है, तो फिर हमारी वही 2 घंटे की क्लास हुआ करेगी। और अच्छा, हो सकता है कि जो संडे हो ना, तो संडे को यूजुअली अगर मैं अवेलेबल नहीं हुआ, तो एक और टीचर है हमारे पास, तो वो आपकी क्लास लेंगे फिर मेरी जगह पे। ठीक है, तो उनका अगर मैं इंट्रो दूं, तो वो बेसिकली अभी इस वक्त जो है वो सॉफ्टवेयर हाउस में काम कर रहे हैं, एक्सिस के अंदर, अगर आप लोगों को पता हो। हाँ, तो मतलब वो, अगर मैं बात करूँ तो वो पूरे फुल स्टैक डेवलपर हैं और बहुत एक्सपर्ट हैं। तो उन लोग, वो आपकी क्लास लेंगे। और ये बाय चांस अगर मैं अवेलेबल ना हुआ, ठीक है, कोशिश तो मेरी ये रहेगी कि मैं आप लोगों की क्लासें कंटिन्यू करता रहूँ, लेकिन अगर मैं अवेलेबल ना हुआ तो फिर वो करेंगे कंटिन्यू आपकी क्लास। ठीक है, तो इसी तरीके से हम रखते हैं, 10-11 का टाइम रखते हैं, तो ये आई थिंक सबके लिए फिजिबल रहेगा। नेक्स्ट संडे सही वाला, तो कल तो खैर वही टाइम रहेगा आप लोगों का, जो अगला संडे आने वाला है हो सकता है कि सैटरडे को भी सेम टाइम रहे, सैटरडे संडे हम एक ही टाइम कर लेंगे। बल्कि नहीं, संडे सुबह 10-11 बजे नहीं हो सकता, ये होगा सिर्फ सैटरडे को। ठीक है, सैटरडे को, सिर्फ सैटरडे को, यानी कि 3-4 जो सैटरडे आने वाले हैं ना नेक्स्ट वीक से, वो तकरीबन हम 10-11 बजे ले लिया करेंगे क्लासें। और जो संडे की क्लास होगी आपकी, तो वो फिर वही टाइम पे होगी, ठीक है, 3 बजे के टाइम पे, क्योंकि अक्सर ऐसा होगा कि संडे वाले दिन मैं अवेलेबल नहीं हूँगा, तो जो दूसरे सर होंगे तो वो आपकी फिर क्लास लेंगे सेम टाइम पे। ठीक है, क्लियर है? कुछ अगर कुछ मसला, कुछ परेशानी हो तो आप लोग काइंडली डिस्कस कर लीजिएगा मुझसे।